टेस्ट सुना आपने? चुप रहो। एक तो मैं जिनसे पूछूं वही बताया, ज्यादा ना वो स्मार्ट ना बने। हाँ, क्या था? ये जोर से बोलोगे? क्या था? किसके लिए? फीटस की हार्ट के लिए नकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट? ये तो मैंने नहीं सुना है। आप क्लास में थे? फिर क्या हुआ? उस दिन आप क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास में? कल नहीं, परसों वाली नहीं थे आप क्लास में? अमीनो सिंथेसिस पढ़ा आपने? अमीनो सिंथेसिस में अपन लोग अर्ली अमीनो सिंथेसिस करते हैं। कब करते हैं? चुप रहो। है 11 टू 14 या 12 टू 14? 12 टू 14 पे क्यों करते हैं? ये कोई बात थोड़ी हुई क्या? ये भी सही बात नहीं है। तो 15 से 20 न करते हुए हम 12 टू 14 क्यों करते हैं, ये पूछ रहा हूँ। बताया, रीजन बताया था, याद है किसी को? 15 से 20 भी करते हैं ना नॉर्मली तो, लेकिन ये 2 वीक पहले क्यों करते हैं, 3 वीक पहले क्यों करते हैं, 13 वीक पे क्यों करते हैं? क्या रीजन था? ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, फिर 15 रीजन आ जाएगा एग्जैक्टली, फिर क्या करोगे तुम? फिर ये तो खिचड़ी। 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी आएगा आपके, क्या मैंने सेंटेंसेस के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो 5 नंबर का, या कुछ भी लिख लोगे तो तुम लोग सही 5 में से 3.5 नंबर मिल जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। क्या एससीजी? क्या मतलब एससीजी का? हाँ तो ऐसा बोलो ना, अल्फा फीटोप्रोटीन पीक पे रहता है, और मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन पीक पे कब रहता है? चुप रहो। कितने वीक पे? एक तो था अल्फा फीटोप्रोटीन, एक था मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, वो पीक पे कब रहता है? 32 वीक बताया था आपको। दोनों चीजें आपको याद नहीं है। ट्रिपल टेस्ट पढ़ा था, क्वाड्रुपल टेस्ट भी पढ़ा था। क्वाड्रुपल टेस्ट के 4 पैरामीटर के नाम बताओ। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वही बोले, नहीं तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पहले बता रहा हूँ। कौन सा? नहीं, सही नाम बोलो पूरा। हाँ, सही नाम लो, वापस बोलो। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो, नेक्स्ट। पढ़े रहो, 4 पैरामीटर पढ़ो यहाँ। हाँ सर, आप खड़े हो जाओ। आप आए थे क्लास? नहीं आए थे? कौन सी क्लास में आए थे आप लास्ट? तो उससे पहले ली थी, तो ये लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया, उससे पहले क्वाड्रुपल टेस्ट पढ़ाया था। आप आए थे उस दिन क्लास में? क्वाड्रुपल टेस्ट के 4 पैरामीटर पढ़ाए थे। डाउन सिंड्रोम में क्या कम होता है, क्या ज्यादा होता है? ऊपर ऊपर नीचे क्या होता है? टेस्ट थोड़ी। ऊपर वाले 2 नाम बोलो। डाउन सिंड्रोम में कौन कौन से 2 ज्यादा होते हैं, नाम बोलो। एक इनहिबिन, एक एससीजी, अनकंजुगेटेड एस्ट्राडियोल, कंजुगेटेड एस्ट्राडियोल और मेटानल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अब बताओ किसमें? डाउन सिंड्रोम में एससीजी और कम होते हैं, और वो ज्यादा होते हैं। आप सही हो? आप पढ़ो, अच्छे खड़े होकर पढ़ो। यही तो है, जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, दोनों या तो बढ़ेगा या कम होगा, दोनों ऑप्शन में होंगे, फिर तो आप दोनों गलत हो गए। हाँ सर, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? हाँ तो लिखमान जी, ये बताओ कि जब हम लोग अमीनो सिंथेसिस पढ़ रहे थे, आज दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास ओबीजी की, उससे पहले कभी नहीं। कौन सी थी? टॉपिक का नाम बताओ, कुछ याद हो तो। क्या? फेटल मोमेंट काउंट करते हैं ना, और कुछ? जब हम किक काउंट 10 काउंट करते हैं तो फीमेल कौन सी पोजीशन में होनी चाहिए? कार्डिक काउंट 10 में उसको बोलना है कि बॉडी के आपके एब्डोमेन के लार्जेस्ट पार्ट पर अपने हैंड को रखना है, और फीमेल को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है? राइट लेटरल, राइट हिप अप या फ्लैट? राइट हिप अप, क्यों? किस लिए? इससे क्या होगा? क्या होगा, इसे बताओ। लेफ्ट हिप अप भी रख सकते हैं ना, राइट हिप अप क्यों रखना? इंफीरियर वेना केवा यूट्रस के राइट साइड से ऊपर की तरफ जाता है। अगर फीमेल राइट साइड अपनी रहेगी तो यूट्रस इंफीरियर वेना केवा के ऊपर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। देखो जो इस क्लास में थे वो आपको याद नहीं है? याद हुआ आपको? क्या बढ़ता है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन डाउन सिंड्रोम में बढ़ता है, कम होता है या बढ़ता है? कम होता है। और अनकंजुगेट क्या? प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन? वापस पढ़ो। याद हुए 4 पैरामीटर? बताओ नाम, पूरा नाम बोलो वापस। अल्फा फीटोप्रोटीन, हाँ। अनकंजुगेट एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोजन की फॉर्म को एस्ट्राडियोल बोलते हैं। तीसरा एसिड, चौथा इनहिबिन। ये क्या होते हैं चारों? क्वाड्रुपल में। ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है? इनहिबिन नहीं रहता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाँ। एससीजी कम होगा, एससीजी कम होगा ना। आप बैठो देख। हाँ मैम, आप खड़े हो जाओ। हम बायोफिजिकल प्रोफाइल पढ़ रहे थे, हमने किक काउंट 10 पढ़ा। किक काउंट 10 पढ़ा था। कार्डियो किक काउंट 10 में डॉक्टर को कब इन्फॉर्म करना है? या तो या कंटिन्यू 2 दिन तक 10 से कम रहता है। हाँ सर, आप भी बैठो। हाँ बैठो। तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, बस टाइम पास करते हो। अब ऐसे तो कैसे चलेगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर बोलोगे सर आता हुआ गलत हो गया। हाँ, आप खड़े हो जाओ। एमनोटिक फ्लूइड पढ़ा आपने? ग्रीन सूप एमनोटिक फ्लूइड कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? मैं किन से पूछ रहा हूँ, किस में देखने को मिलता है? फीटल डिस्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? फीटल डिस्ट्रेस क्यों होता है?
कोई 4 कारण बताओ फीटल डिस्ट्रेस के। अपने आप तो फीटल डिस्ट्रेस नहीं होता, कोई रीजन होगा फीटल डिस्ट्रेस का। लेबर के दौरान बता दो 2, और 2 बता दो पहले, 2 एंटीपार्टम बता दो, 2 इंट्रापार्टम बता दो। होते तो खूब सारे 50 बता सकते हैं, 2 बता दो। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? फीटल को सांस नहीं आ रही, इसको तो बोलते डिस्ट्रेस, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कारण बता दो आप। अच्छा, एक कोई मदर है जिसका लेबर करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की डोज ज्यादा दे दी, तो इससे फीटल डिस्ट्रेस होगा या लेबर में आसानी रहेगी? क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्शन होने से डिस्ट्रेस कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन से डिस्ट्रेस हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? कैसे बताओ, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना हमें। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, इसका मतलब मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूटेराइन आर्टरी प्लेसेंटा को सप्लाई नहीं करेगी, सप्लाई नहीं करेगी। जितना टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा उतना टाइम तक मदर बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो बेबी को फीटस डिस्ट्रेस हो जाता है। 60 सेकंड से ज्यादा अगर रह जाए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट तो फीटस को डिस्ट्रेस हो जाता है। मोर देन 60 टू 70 सेकंड अगर रह जाए तो फीटस डिस्ट्रेस हो सकता है। सही है। हमने पढ़ा था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। जब हमने पढ़ा कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना एमएल से ज्यादा हो जाए प्रेगनेंसी में, तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमियंस बोलते हैं। याद आ रहा कुछ? अभी पढ़ा नहीं, ऐसे बोला था मैंने, कैच किया तो याद करो। 2000 ml से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमियंस का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोमियंस। क्या? बैठो देखे। हाँ मैम, आप खड़े हो जाओ। हमने प्रेगनेंसी में किसी फीमेल को हाइपरटेंशन था, हाइपरटेंशन था प्रेगनेंसी में, गलती से एसी इनहिबिटर दे दिया। यू नो अबाउट एसी इनहिबिटर? कोई 2 ड्रग के नाम बताओ एसी इनहिबिटर। कौन सी ड्रग होती है जो एसी इनहिबिटर करती है? किस किस को बोलते हैं हम एसी इनहिबिटर? जिसके पीछे प्रिल लगता है। जिसके पीछे क्या लगता है? प्रिल। हमने कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एसिलोप्रिल, एनालाप्रिल, जो भी, वो अगर प्रेगनेंसी में देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अगर दे दी तो क्या हो जाएगा? फीटस को क्या होगा? देखो क्वेश्चन अलग अलग है। फीटस को क्या होगा पहले बताओ, कोई बोलेगा नहीं। फिर बोलते हैं हम लोग तो सब रिवीजन करते हैं, सब पढ़ते हैं। एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, 4 ऑप्शन होंगे, जो आप अभी बोलोगे वो सारे ऑप्शन होंगे, फिर तो एग्जाम में गलत हो गया क्वेश्चन हमारा। इसलिए बोल रहा हूँ खिचड़ी नहीं बनानी है, एग्जैक्टली याद रखना है। फीटस को क्या हो जाएगा? अगर प्रेग्नेंट फीमेल को एनालाप्रिल या कोई भी प्रिल टैबलेट दे दी तो फीटस को क्या हो सकता है? खड़े हो गया, पढ़ो। एक एसी इनहिबिटर जाओ, टेट्रोजेनिक ड्रग में जाओ, पढ़ो। तुमसे बस बातें करवा लो और कुछ नहीं। पढ़ाई पढ़ाई हम करना नहीं है, बिना पढ़ाई किए वहां इतने लोग पढ़ते हैं। एक साल में 1,60,000 लोग कोचिंग करते हैं इंडिया में, सीटें 1600 आती है, फिर ऐसे कैसे होगा? हाँ खड़े हो जाओ देखो। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको एंडोमेटासिन देना है, तब कब दे सकते हैं? कौन कौन सी कंडीशन में एंडोमेटासिन इंडिकेशन है? यू नो अबाउट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस? कब देना है, दैट्स कॉल्ड इंडिकेशन। कब दे सकते हैं इंडिकेशन? चुप रहो। कब देना इंडिकेशन? एंडोमेटासिन क्या करती है? एंडोमेटासिन है क्या? नहीं पता, क्लास में नहीं थे आप। किसी को दर्द होता है तो अपन लोग एंडोमेटासिन की गोली देते हैं, क्या करती है? पेन को रिलीव करती है। इसका मतलब क्या है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। हमारी बॉडी में जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनता है तो पेन होता है, जब लेबर करवाने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो। तो ये ड्रग क्या करेगी? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी या सप्रेस करेगी? सप्रेस करेगी, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के अगेंस्ट में काम करती है। तो कब देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन? लेबर को सप्रेस करने के लिए, एज ए टोकोलाइटिक, पहला। दूसरा, जब किसी फीमेल को पॉलीहाइड्रोमियंस है, क्या है? पॉलीहाइड्रोमियंस है, हाइड्रोमियंस है, तो ये क्या करेगी? उसके लेवल को कम करेगी। किसके? एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को कम करेगी। तो अगर हम किसी फीमेल को पॉलीहाइड्रोमियंस है, एंडोमेटासिन दिया, आप खड़े रहो, क्या होगा उसे? अगर किसी फीमेल को पॉलीहाइड्रोमियंस था, हमने एंडोमेटासिन दिया, तो क्या क्या हो सकता है? फीमेल को क्या हो सकता है और उसके फीटस को क्या हो सकता है? फीमेल को ऑलिगोहाइड्रोमियंस, ऑलिगो यूरिया, यूरिया क्या होता है? ऑलिगोहाइड्रोमियंस। हाँ, क्योंकि पॉली में देते हैं तो ऑलिगो होगा, सीधी बात है। और कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, लेबर पोस्टपोन हो जाएगा। दो, सही है ना? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये टोकोलाइटिक है तो क्या होगा? लेबर पोस्टपोन हो जाएगा। दो बात। फीटस को क्या होगा? क्या सप्रेस होगा? फीटस को क्या होगा? कोई इश्यू, कोई डिसऑर्डर का नाम बताओ। अच्छा, जन्म के बाद में कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेटासिन है? उसकी कोई ड्रग ऑफ चॉइस होती नहीं है। उसमें तो सिर्फ पेच लगाते हैं, जिसको डेक्रोन पेच बोलते हैं, ढक्कन आता है एक बटन जैसा, दोनों के बीच में लगा देते हैं। अगर 3 mm से छोटा है तो कुछ नहीं करना है, 1 साल तक वेट करना, अच्छा खाना खिलाना है। 3 mm से बड़ा है तो तुरंत सर्जरी करके डेक्रोन पेच लगाते हैं, वीएसडी और एएसडी दोनों में। और कोई डिसऑर्डर है क्या? पल्मोनरी में कुछ नहीं करना, पल्मोनरी वल्वोटॉमी होती है, वल्वोटॉमी करते हैं। अगर टॉप है तो वॉल को बड़ा कर देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। उसको बंद करवाना है तो कौन सी ड्रग देते हैं? एंडोमेटासिन। और जन्म से पहले अगर हमने एंडोमेटासिन दे दी मदर को, तो ब्लड के थ्रू बेबी के ब्लड में जाएगी और क्या कर देगी? डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज कर देगी। किसको क्लोज कर देगी? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। उसकी वजह से क्या होगा? क्या उसमें क्या होगा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कम होगा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कम होगा? यस और नो? पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कम होगा? ज्यादा ब्लड पल्मोनरी वेसल्स में रहेगा, उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस लीड टू पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। हाँ, आप खड़े हो जाओ। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की ड्रग बताओ।
याद नहीं? नोट्स में खोल देखो। हाँ मैम आप खड़े हो जाओ। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की ड्रग बताओ। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस आप बताओ देखिए। कौन सी? सिल्डेनाफिल। जब हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग जिसका नाम था लिथियम कार्बोनेट, वो अगर प्रेगनेंसी में देती तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रिंग एनोमली। क्या होता है? क्या? बॉक्स सेपर्ट। बॉक्स सेपर्ट क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। अच्छा, ट्राइकस्पिड वॉल अगर बाई चांस अट्रेसिया हो जाए, ट्राइकस्पिड अट्रेसिया हो जाए किसी पर्सन में, किसी न्यूबॉर्न बेबी में, तो वो साइनोटिक हार्ट डिजीज में आएगा, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में आएगा। किस में आएगा? ए साइनोटिक में या साइनोटिक में? भाई ट्राइकस्पिड अट्रेसिया हो गया तो राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो राइट साइड में ब्लड ज्यादा रहेगा कम? ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर ज्यादा या कम? ज्यादा। तो जिस साइड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है, लो से हाई की तरफ। इसका मतलब राइट साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ब्लड किधर जाएगा? राइट से लेफ्ट। और जब भी ब्लड राइट से लेफ्ट जाएगा तो साइनोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब ट्राइकस्पिड अट्रेसिया में साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट होगा, ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट नहीं होगा। जब भी जिस साइड प्रेशर ज्यादा होता है उस साइड से ब्लड लोअर प्रेशर की लोअर साइड की तरफ जाता है। तो ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, टेट्रालॉजी ऑफ फेलिप और एसन-मेंडल सिंड्रोम, ये पांचों के पांचों साइनोटिक हार्ट डिजीज में आते हैं। एएसडी, वीएसडी, पीडीए, ये सारे के सारे ए साइनोटिक डिफेक्ट में आते हैं। और जब भी ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्योंकि ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, इतना सा लिखा है वो भी याद नहीं है, और क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि अगर आप किसी को एंडोमेटासिन देते हो तो क्या होगा, चार ऑप्शन होंगे। अगर किसी को ओलिगोहाइड्रोमियंस है तो प्रेगनेंसी में मदर ने कौन सी ड्रग खाई होगी जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमियंस हुआ है। भाई आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए ओलिगोहाइड्रोमियंस क्या खाया उसने, एसी इनहिबिटर खाया है और एंडोमेटासिन खाया, दोनों ड्रग क्या करती है? ओलिगोहाइड्रोमियंस करती है। करती है कि नहीं करती? करती है ना? हाँ तो आप बताओ कैसे करती है? यस तो बोल दिया। एसी इनहिबिटर ओलिगोहाइड्रोमियंस कैसे करती है? हाँ तो बोल दिया आपने तुरंत। बैठो देखिए, आप सब बैठो। कैसे करती है? तुरंत हाँ बोल दिया ना। रेशनल कहाँ है? बिना रेशनल के पढ़ने का क्या फायदा? ये इसका आंसर है, इससे क्या होगा? भूल जाओगे 4 दिन में, और एग्जाम से पहले तो बोलना ही है फिर रेशनल नहीं है तो। अरे भाई एसी इनहिबिटर ड्रग लेंगे तो वो रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस करेगी, तो रीनल ग्रोथ नहीं होगी फीटस में, तो फीटस में यूरिन नहीं बनेगा। फीटस में यूरिन नहीं, और एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादा क्या होता है? फीटल यूरिन। तो फीटल ओलिगोयूरिया होगा, फीटल ओलिगोयूरिया रीनल एजेनेसिस की वजह से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमियंस। ये चीजें फिर कैसे पढ़ोगे आप? ऐसे तो कैसे चलेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज सोचा पूछ लेते, वैसे मेरे को कोई शौक नहीं है पूछने का, तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ो, बट मुझे ये लगता है कि तुम ये जो कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो रिवीजन? आई डोंट नो। हाँ, एनएसटी के बारे में कौन समझा देगा 2 मिनट में? कोई है एनएसटी के बारे में समझा पाए अपनी मर्जी से? फास्ट आप बैठो जल्दी, 2 मिनट में एनएसटी के बारे में कोई समझा पाए? कोई है कैंडिडेट? हाँ बताओ देखिए। नॉन नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। पहले किसके लिए किया जाता है? इंडिकेशंस, फीमेल को पोजीशंस, फिर फीमेल को इंस्ट्रक्शंस, फिर रिजल्ट, ऐसे सीक्वेंस में चलो देखिए। मदर को मतलब फीटल को ऑक्सीजनेशन कितना है उसके लिए किया जाता है। वेरी गुड। पहले मदर के वाइटल साइन चेक करते हैं, उसको राइट साइड हिप अपवर्ड पोजीशन देते हैं ताकि सुपाइन हाइपोटेंशन नहीं हो, और फिर वाइटल चेक करते हैं, वाइटल्स में ब्लड प्रेशर जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो नॉर्मल होना चाहिए। और फिर उसके बाद में मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या करना है। जब भी फीटल मूवमेंट हो तुझे लगे उस समय स्विच प्रेस कर देना उसको, उस दौरान हम क्या करेंगे? रीडिंग को नोट कर लेंगे। और रीडिंग रिएक्टिव का मतलब क्या है? रिएक्टिव का मतलब कब होगा रिएक्टिव? 20 मिनट के प्रोसीजर में 5 रीडिंग लेंगे हम। अगर 20 में 5 नहीं आ रही है तो हम 40 मिनट प्रोसीजर को बढ़ा देंगे, और कितनी रीडिंग लेंगे? 5। और 5 रीडिंग में कम से कम 2 रीडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट बढ़ी हो। कितनी बढ़ी हो? 15 बीट पर मिनट। और कम से कम 15 सेकंड के लिए, इसको बोलते हैं रूल ऑफ 15। रूल ऑफ, लेकिन इसमें रूल ऑफ 15 याद नहीं रखना है, क्योंकि रूल ऑफ 15 स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है वो किसमें? हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में। रूल ऑफ 15 किसमें यूज किया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में, डायबिटीज मेलाइटस में। वो फर्स्ट प्रायोरिटी, वो ऑप्शन में नहीं हो तो ये जाएगा आंसर। रूल ऑफ 15 किसमें यूज किया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में। वो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ने वाले, तो ये होगा एनएसटी में क्या मदर को कोई इंजेक्शन देंगे, इसीलिए इसका नाम है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसका रिएक्टिव का मतलब नॉर्मल है, रिएक्टिव का मतलब नॉन रिएक्टिव का मतलब एबनॉर्मल है। सुन लेना, उल्टा है। रिएक्टिव का मतलब बाकी में पॉजिटिव होता है, वो एबनॉर्मल होता है। जैसे किसी का मलेरिया रिएक्टिव आ गया, इसका मतलब मलेरिया पॉजिटिव है। एचआईवी रिएक्टिव आ गया कार्ड, इसका मतलब एचआईवी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि फीटस रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट कर रहा है मतलब फीटस की हार्ट रेट नॉर्मल रह रही है, बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, कम होने को डिस्ट्रेस बोलते हैं यहाँ पर। अगर फीटस की हार्ट रेट कम हो जाती है तो दिक्कत है। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये एनएसटी का रिजल्ट शायद पढ़ना था, ये लिख लिया था आपने। अब हम पढ़ रहे थे रिजल्ट। रिएक्टिव आपको ये याद नहीं रखना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है साथ में, बस रिएक्टिव के साथ में वेल्पिंग याद रखना है, और वेल्पिंग को बोलते हैं रीअश्योर। सही है, ये दोनों याद नहीं रखने, ये तो ऐसे ही लिखे हैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। एग्जाम में, एक एग्जाम में ऐसा भी आ रखा है कि हार्ट रेट बढ़ती है, इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए रिएक्टिव, ऑप्शन बी नेगेटिव। तो उसमें आपको रिएक्टिव मानना है, नेगेटिव नहीं मानना है। वो तो मैंने समझाने के लिए नेगेटिव और नॉर्मल लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। रिएक्टिव का मतलब होता है ओके है। तो अगर एनएसटी रिएक्टिव है तो क्या सीएसटी करना है? नहीं करना है, क्योंकि ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और रिएक्टिव का मतलब क्या है कि कम से कम
एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज कितनी 15 बीट पर मिनट, कम से कम कितने सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए, कितनी रीडिंग में से 5 रीडिंग में से, कितनी रीडिंग 2, कितने मिनट के प्रोसीजर में 20 से 40 मिनट के प्रोसीजर में। अगर ये तो हो गया नॉर्मल हो गया। दूसरा लगभग इसमें भी चांस रहता है कि एकदम एग्जैक्ट नहीं है और भी खूब सारे टेस्ट होते हैं, तो 5000 में 5 में पेरिनेटल डेथ होने के चांसेस रहते हैं। बी हो गया नॉन रिएक्टिव, जिसमें फीचर्स नॉन रिएक्टिव होता है उनमें से 1000 में से 40 बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर जिसमें फीचर्स नॉन, ये रिसर्च है, स्टडी है कि फीमेल का हमने स्टडी किया, 1000 फीमेल की स्टडी की, उनमें से अगर बाई चांस 1000 में सभी नॉन रिएक्टिव आया था, उनमें से 40 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो मतलब इसमें नॉन रिएक्टिव फ्यूचर में रिस्क है, और जो रिएक्टिव है उसमें भी रिस्क है, बहुत रेयर रिस्क है, बहुत रेयर है। तो नॉन रिएक्टिव है तो सीधी बात है, नॉर्मल है तभी रिस्क ज्यादा है। अच्छा, पेरीनेटल की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? ऐसे तो मत बोलना, पेरीनेटल का मतलब एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल को पेरीनेटल, जैसे पेरी ऑपरेटिव पढ़ते हो, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद, दिस इज पेरी ऑपरेटिव, ये आंसर नहीं होगा। पेरीनेटल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है 28 वीक के बाद डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अंदर के बीच के पीरियड को पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। आफ्टर 28 वीक टू पोस्टमार्टम 7 डेज, इस ड्यूरेशन को पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। किसको बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड? 28 वीक से लेके पोस्टमार्टम 7 दिन तक के पीरियड को। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पेरीनेटल मैटरनल मोर्टालिटी, पेरीनेटल न्यूबॉर्न मोर्टालिटी। तो कभी आए तो उसमें जितना लिख रखा है डेटा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा कि मदर की डेथ आए तो उसके बीच में जितनी डेथ हुई वो काउंट करते हैं, और न्यूबॉर्न की भी आए तो 28 वीक के बाद 7 दिन के पहले पहले को बोलते हैं पेरीनेटल। क्या उससे पहले वाला लिखना है? ऐसा है, मैं क्या करूं? इफ नॉन रिएक्टिव एनएसटी, अगर एनएसटी अब नॉर्मल है इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई दिक्कत है, दिक्कत का पता नहीं चला क्या है, बस इतना पता चला कि प्रॉब्लम है, फीटस की हार्ट रेट कम हो रही है। अब क्या दिक्कत है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सीएसटी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इसी को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्या बोलते हैं? ओसीटी भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीटोसिन देके चैलेंज करेंगे फीटस को, ऑक्सीटोसिन चैलेंज, ऑक्सीटोसिन से कितना चेंजेस आता है उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अच्छा, आपको पता है ऑक्सीटोसिन बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है आपके टेस्ट में नंबर ज्यादा आते हैं, अगर आपको अगर प्राइस दिया जाता है अगले टेस्ट में और ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करते हो, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक। आपको अगर मोटिवेट किया जाए तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है आपके नंबर ज्यादा आने लग जाए तो पेपर लेने वाला क्या करे, आपको जैसे तैसे, इसके नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में, आपको पीछे से कम करने लग जाए, दूसरों को अलग पेपर देने लग जाए, आपको अलग पेपर देने लग जाए, कुल मिला के आपके नंबर कम करने लग जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ऑक्सीटोसिन कौन से फीडबैक पे काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक पे काम करता है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं, पढ़े सीएसटी। तो पहले हम ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन कहां बनता है भाई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है? गलत। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस की एक न्यूक्लियाई है जिसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ब्रेन का पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, पीवीएन। क्या बनता है? ऑक्सीटोसिन। ये बन गया कहां पर? हाइपोथैलेमस में। और ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी के दो पार्ट कर लेते हैं, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये यहाँ पर आके स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। बनता कहां है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस की कौन सी न्यूक्लियाई? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब ये काम किसके ऊपर करता है? एक करता है ब्रेस्ट के ऊपर, दूसरा करता है यूट्रस के ऊपर। एक ब्रेस्ट के ऊपर, दूसरा यूट्रस के ऊपर। अगर ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के ऊपर काम, पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर काम नहीं करता तो मां बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, और अगर यूट्रस के ऊपर काम नहीं करता तो लेबर होता ही नहीं कभी दुनिया में, लेबर ही नहीं होता। तो दोनों चीजें कुदरत ने बड़ी सोच समझ के बनाई है कि ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के ऊपर काम करता है, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को गैलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्टो मतलब मिल्क, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। क्या ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाने का काम करता है? नहीं,
ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है, ऑक्सीटोसिन उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ब्रेस्ट को क्या करता है, मायोएपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इधर से बेबी न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट निपल को सक करता है, तो उधर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इधर से वो सक करेगा, तो मिल्क क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेबी के माउथ में, उसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये कि तीनों का मीनिंग एक ही है, लेट डाउन गैलेक्टो काइनेसिस मतलब मूवमेंट, गैलेक्टो मतलब मिल्क, और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन। ब्रेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन। मिल्क सिक्रेशन का काम नहीं करता ये, मिल्क प्रोडक्शन का काम नहीं करता ये, लैक्टोजेनेसिस का काम नहीं करता ये, गैलेक्टोपोइसिस का काम नहीं करता, वो काम चारों प्रोलैक्टिन करता है। अब यूट्रस के ऊपर क्या करता है, ये यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर वाला पार्ट जिसको कॉर्निया या फंडस बोलते हैं, यहाँ पर एक पेसमेकर होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है तो फंडस से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, फंडस से स्टार्ट होता है। और आपने नोटिस किया होगा, कभी वो काम किया होगा तो लेबर यूनिट में फीमेल के पहले पेन होता है हर आधा आधा घंटे से, और सिर्फ 10 सेकंड के लिए, फिर 20 मिनट से दर्द होता है, मतलब पेन के बीच में गैप कम हो जाता है, पेन की थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, 20 मिनट से होता है, फिर 20 सेकंड के लिए होता है, फिर 10 मिनट से होता है, 30 सेकंड के लिए, ऐसे करते करते हर 2-3 मिनट से होने लग जाता है, और 60-70 सेकंड का पेन होता है, मतलब एनी टाइम पेन में रहती है, फर्स्ट स्टेज के लास्ट में या सेकंड स्टेज में। ऐसा किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस में एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मैंने क्या बोला, ऑक्सीटोसिन किसके ऊपर काम करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब देखो पॉजिटिव की वजह से, फिर ये भी पॉजिटिव की वजह से समझ में आएगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मैसेज गया हाइपोथैलेमस के पास कि बेबी मैच्योर हो चुका है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता तो जो ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा हुआ, मैसेज जाता ऑक्सीटोसिन को रोक लो, तो ये ऑक्सीटोसिन रोक लेता, ये इसको मैसेज कहता ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन मत करना, और लेबर पेन रुक जाता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव फीडबैक का मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या लेबर के टाइम में हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो पेन बढ़ता है, जब हम मेम्ब्रेन को रैप्चर करते हैं उसको बोलते हैं एआरएम, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। जब कई बार लेबर पेन फास्ट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं, एमनियोक से, किससे करते हैं, वो नहीं होता तो कोई से भी करते हैं, अगर उसे मेम्ब्रेन को रैप्चर करते हैं तो लेबर फास्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैसेज जाता है कि जो ही आपने यूट्रस को स्टिमुलेट करोगे, यूट्रस को जितना ज्यादा स्टिमुलेट करोगे उतना ही ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ऑक्सीटोसिन की एक खास बात होती है, ऑक्सीटोसिन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करता है, किसको, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस को दो भागों में बांट दो, अपर पार्ट को बोलते हैं अपर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर पार्ट को बोलते हैं लोअर यूटेराइन। ऑक्सीटोसिन की खास फीचर है कि अपर को तो करता है कॉन्ट्रैक्ट, लोअर को करता है रिलैक्स, इसको बकेट होल्डिंग फैशन भी बोलते हैं। मतलब इससे क्या होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी नीचे की तरफ आएगा, नीचे सर्विक्स को क्या करेगा, डायलेट करता है। तो जो जो धीरे धीरे लेबर आगे जाएगा, आप मेम्ब्रेन को रैप्चर करोगे, पीवी एग्जामिनेशन करोगे, जो जो बेबी का हेड नीचे टच होगा, या ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी होते हैं, जो जो लेबर टच होगा, जो जो फीटस का हेड या कोई भी पार्ट टच होगा, जो जो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, और उसकी वजह से जल्दी लेबर होने के चांसेस, ऑक्सीटोसिन की वजह से लेबर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने के, इसको बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीटोसिन लेबर में सीक्रेशन होता है ज्यादा, उसको कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, या लेबर में कौन से रिफ्लेक्स की वजह से डिलीवरी होती है, या वजनल बर्थ कौन से रिफ्लेक्स की वजह से होता है, या ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन से रिफ्लेक्स की वजह से होता है, कुछ भी घुमा के आए, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन लेबर में होना फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहलाता है। कौन सा रिफ्लेक्स, इसीलिए बोलते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट 32 वीक के बाद में कोइटस एक्ट भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, सर्विक्स स्टिमुलेट होगी, सर्विक्स स्टिमुलेट होगी तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और अभी लेबर का टाइम नहीं हुआ है और फीटस को डिस्प्लेस होगा, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट टाइम में लगभग कॉन्ट्राइंडिकेटेड कोइटस होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन। अब ब्रेस्ट क्या करता है पॉजिटिव कैसे, अगर बाई चांस ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम नहीं करता, तो जो ही ब्रेस्ट में मिल्क भरा हुआ है और जो बेबी न्यूबॉर्न निपल को सक करता, तो मैसेज चला जाता है हाइपोथैलेमस के पास में कि उधर को स्टिमुलेट कर रहा है, तो आप क्या कर दो, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन रोक दो। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब यही है कि जितना ज्यादा न्यूबॉर्न ब्रेस्ट निपल को सक करेगा, उतना ही हाइपोथैलेमस के पास ज्यादा स्टिमुलेशन जाएगा, ज्यादा मैसेज जाएगा, और उधर से ऑक्सीटोसिन ज्यादा आएगा, तो बेबी में इतना पावर नहीं होता कि वो निपल में से मिल्क को निकाल दे, तो हेल्प कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, बेबी के माउथ में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो पहली बार बेबी माउथ में जब निपल सक करता है तो उसमें इतना पावर नहीं होता कि वो ब्रेस्ट मिल्क ले सके, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि चाहे दूध नहीं पी पाए, फिर भी आपको क्या करना है, इसको लगा के रखना है कंटिन्यू, अपने आप ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा, और अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो हम सीएसटी में कुछ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमने एक चीज जान ली कि ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने से ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने से और यूट्रस को स्टिमुलेट करने से ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है। तो सीएसटी करने से पहले हमें ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करवाना है, क्योंकि यूट्रस में सीएसटी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, हमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगा दो, और या फिर निपल को स्टिमुलेट करवा दो, तो मदर खुद सेल्फ निपल स्टिमुलेशन करेगी। उससे क्या होता है कि जितना ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन है उतना ही हो पाएगा, ड्रिप से क्या पता ऑक्सीटोसिन ज्यादा चला जाए बाई चांस, तो ये ज्यादा सेफ है। तो इसमें क्या करते हैं, मदर को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि खुद सेल्फ निपल स्टिमुलेशन करेगी, इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा, और ऑक्सीटोसिन यूट्रस में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और उस दौरान हम क्या कर लेंगे, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से फीटल की हार्ट रेट की एब्नॉर्मलिटी को नोट डाउन कर लेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, उन्हें स्टिमुलेट करेगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मशीन तो अटैच कर रखी है पूरी की पूरी, एनएसटी वाला सेम प्रोसीजर है, उस किसके लिए होता है, ऑक्सीजनेशन के लिए होता है। क्या करना है, राइट हिप पोजीशन देनी है, कौन सी मशीन, टोकोडायनामीटर लगा दी, कार्डियोटोकोग्राफी, अब स्विच नहीं देना हाथ में, उसको वो नहीं देना, बस वो आराम से लेट गई। अब वो क्या करेगी, निपल स्टिमुलेशन। अगर वैसा कंफर्टेबल नहीं है तो आप मिनिमल डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। मिनिमल डोज का मतलब क्या है, 1 लीटर में 1 से 2 यूनिट ओनली, 1 लीटर में 1 to 2 यूनिट ओनली, सिर्फ इसको बोलते हैं मिनिमल डोज। ऐसा नहीं देना कि लेबर हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ सीएसटी करवाना है। तो उससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस समय कॉन्ट्रैक्शन होगा उस दौरान 20-25 मिनट के प्रोसीजर में 20 से 40 मिनट का होता है ये भी, उसमें हम क्या कर देंगे, हार्ट रेट की 4-5 इमेज होती है, उसको देख लेंगे और पता कर लेंगे कि क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या सीएसटी समझ में आया, सिंपल है, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करवाना और कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। कार्डियोटोकोग्राफी का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट करने वाली मशीन को कार्डियोटोकोग्राफी मशीन बोलते हैं। उसमें हार्ट रेट चेक कर लेंगे, फिर उसमें देख लेंगे क्या एब्नॉर्मलिटी है। सीएसटी समझ में आया, फिर उसके रिजल्ट को पढ़ेंगे कि क्या 4 प्रकार का रिजल्ट आता है, कितने प्रकार का रिजल्ट आता है, 4, तो 4 को हम पढ़ लेंगे।
ये समझ में आ गया? ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है? ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या है? याद ही नहीं है? सच में याद नहीं है? एटो, तो क्या एटोसिबान टोकोलाइटिक है क्या यूटेरोटॉनिक है? व्हाट इज यूटेरोटॉनिक? ऐसी कोई भी ड्रग इस दुनिया में जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है वो यूटेरोटॉनिक कहलाती है, और ऐसी कोई भी ड्रग जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करती है वो टोकोलाइटिक कहलाती है। यूटेरोटॉनिक टोकोलाइटिक का अपोजिट है पायरेसिया, पायरेक्सिया एंटीपायरेटिक, वोमिटिंग एंटी वोमिटिंग, ठीक वैसे ही। समझ में आया क्या? सीएसटी तभी किया जाता है जब एनएसटी नॉन रिएक्टिव हो। फीटल, ये सीएसटी करने का दूसरा पर्पज ये भी है कि क्या छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्शन भी अगर फीटस सहन नहीं कर पा रहा है तो ये क्या लेबर कैसे सहन करेगा? तो लेबर के लिए ये टॉलरेंस है या नहीं है उसका पता करने के लिए भी सीएसटी किया जाता है। फीटस इज एक्सपोज्ड टू द स्ट्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करवाए जाते हैं, फीटस को एक्सपोज किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो, उसके बाद में वही मॉनिटर इज अप्लाइड टू द पेशेंट, यूट्रस इज स्टिमुलेटेड बाय सेल्फ निपल स्टिमुलेशन या मिनिमल ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, फिर ऐसे रिजल्ट ऐसे लिखो, रिजल्ट हम बड़ी खाली पेज पे लिखेंगे पूरा। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सीएसटी नहीं आया हो। ब्रेस्ट फीडिंग किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? अच्छा, और वेरी गुड। और सबसे पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे एक नंबर पे, हालांकि ये सारे है रियल पीजी नाम से होते हैं। क्या नाम? कौन बोला? लैक्टोज इंटॉलरेंस, एक स्टेज आगे बढ़ो, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक स्टेज थोड़ा आगे। हाँ, इसका एक एंड प्रोडक्ट है, उसका एक एब्नॉर्मलिटी है, थोड़ा आगे बढ़ो। वो प्रोटीन का है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कार्बोहाइड्रेट, हाँ फिनोल्केटोन्यूरिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नो डाउट, बस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेरा और बताओ एक। गैलेक्टोसोमिया, क्या नाम है? गैलेक्टोसोमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, रेडिएशन, अर्गोट एल्कलॉइड्स, लिथियम, एंटी कैंसर। एचआईवी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एचआईवी में एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मोस्टली प्रीफर करता है इंडियन कल्चर की एचआईवी में नहीं देते, बट ये डिपेंड करता है वायरल लोड पे। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए कि गैलेक्टोसोमिया और एचआईवी दोनों में से किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो राइट आंसर आपका गैलेक्टोसोमिया होगा। आगे बढ़े, लिखा आपने? ग्वेक टेस्ट क्या होता है? क्या होता है ग्वेक टेस्ट? GUIAC, क्या? कुछ और बोल रहे हैं? क्या होता है ग्वेक टेस्ट? स्टूल में ब्लड आता है, उसका पता करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको फीकल ऑक्यूल्ट ब्लड, फीकल ऑक्यूल्ट, फीटल का नहीं है ये, किसी एडल्ट का भी हो सकता है, फीकल ऑक्यूल्ट ब्लड, स्टूल में ब्लड का पता करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको ग्वेक टेस्ट बोलते हैं। कौन सा? गुथरी टेस्ट क्या होता है? गुथरी, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के जन्म के तुरंत बाद या तुरंत बाद या कुछ घंटे बाद, 24 से 36 आवर आफ्टर, तुरंत बाद नहीं करते, हील में से सैंपल लेते हैं। कौन सी डिजीज का पता करने के लिए? फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए। हील प्रिक, हील प्रिक न्यूबॉर्न में कौन सी डिजीज के लिए करते हैं? अरे हील के लेटरल पार्ट में, कभी मीडियल में सैंपल नहीं लेते, हील के लेटरल पार्ट में। और न्यूबॉर्न की कौन सी प्रॉब्लम के लिए हील के लेटरल पार्ट से सैंपल लिया जाता है? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड हील प्रिक टेस्ट कौन सी बीमारी के लिए हो गया? फिनाइल कीटोन, ये किसका डिसऑर्डर है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? इट इज ए इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर ऑफ एमिनो एसिड। इनबॉर्न का मतलब क्या है? जन्मजात, मेटाबॉलिक, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर ऑफ अमीनो एसिड, जन्मजात। और कौन सा डिसऑर्डर है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा? ऑटोसोमल। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? गुथरी टेस्ट करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो सिकल सेल एनीमिया, पुलीज एनीमिया, टाइसेक डिजीज, खूब सारे डिसऑर्डर पढ़ते हो जो होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, वैसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये प्रोटीन का डिसऑर्डर है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। सीएसटी का रिजल्ट पढ़े? अच्छा, प्रोटीन का कैसे हुआ? प्रोटीन का कैसे हुआ?
प्रोटीन का कैसे? मैंने बोल दिया, आप पीछे झूठे कुछ भी, कैसे हो प्रोटीन का? अरे आपको इसेंशियल अमीनो एसिड नाम सुना है? MILLTV पाथ, उसमें पी नाम सुना है? पी, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है? तो न्यूबॉर्न की बॉडी में, अच्छा इसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये बताओ। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत जरूरी, इसका मतलब हमारी बॉडी में नहीं बन रहा ऐसा प्रोटीन, ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनता, जिसका डाइट में लेना कंपलसरी है, नहीं लोगे तो डिजीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। 10 होते हैं, कितने होते हैं जी? 8, एकदम इसेंशियल, 2 सेमी इसेंशियल, वो तो अलग मैटर हो गया। अब फिनाइल एलेनिन क्या नाम है? ये फिनाइल एलेनिन का सैंपल न्यूबॉर्न के जन्म के 24 से 36 घंटे बाद ही लेते हैं, जन्म के जस्ट बाद नहीं लेते। क्यों? क्यों? हाँ हाँ हाँ, सही बात बोला। अभी हमने बोला ये कौन सा अमीनो एसिड होता है? एसेंशियल। एसेंशियल की डेफिनेशन क्या है? बॉडी में नहीं बनता, बॉडी में, आप ही बताओगे आंसर, मैं नहीं बता रहा। तो न्यूबॉर्न की बॉडी में नहीं बनता, न्यूबॉर्न का खाना क्या है? तो जन्म से ले लोगे, आपको कैसे पता है इसको बिना कीटोन यूरिया है? भाई आप उसको दूध पिला रहे हो, इस दूध का डाइजेशन नहीं हो रहा है, तब पता करोगे ना कि इसको बिना कीटोन यूरिया है। आपने कुछ दिया ही नहीं, आपको कैसे पता है इसको बिना कीटोन यूरिया? तो 24 घंटे तक ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, लगभग 1 से 2 दिन तक ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, फिर सैंपल लेंगे तो रिजल्ट आएगा ना कि इसको है या नहीं है। तो फिनाइल एलेनिन होता है ना हमारी बॉडी में, जैसे हम सभी खाते हैं प्रोटीन, तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। हम जो भी फिनाइल एलेनिन खाते हैं वो टाइरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टाइरोसिन और मेलेनिन, किसमें? टाइरोसिन और मेलेनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज। तो न्यूबॉर्न की बॉडी में कंजेनिटली हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, उसको फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। हमने क्या खाया? फिनाइल एलेनिन। हमने क्या खाया? फिनाइल एलेनिन। हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सिलेज। अगर है तो क्या बन जाएगा? टाइरोसिन प्लस मेलेनिन। क्या बन जाएगा? टाइरोसिन प्लस मेलेनिन। अगर हमारी बॉडी में ये नहीं है कंजेनाइटली, तो ये का यही रह जाएगा, और ये क्या करता है? सीजर करवा सकता है, फिर ग्रोथ। अगर सुनो, अब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये कीटोन, कीटोनिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 3-4 प्रकार के होते हैं, ये कीटोनिक अमीनो एसिड है तो कीटोन ज्यादा बनेगा, तो नाम पड़ गया फिनाइल कीटोन यूरिया। अब ये अगर बाई चांस किसी को हाइड्रोक्सिलेज की कमी है तो टाइरोसिन नहीं बनेगा, टाइरोसिन नहीं बनेगा तो ब्रेन ग्रोथ नहीं होगी। कौन सी ग्रोथ नहीं होगी? तो ब्रेन IQ कम रह सकता है, सीजर आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेलेनिन स्किन की कलर के लिए रिस्पांसिबल है, किसके लिए? जिसमें मेलेनिन कम होता है वो गोरा होता है, जिसमें मेलेनिन ज्यादा होता है वो डार्क कलर का होता है। जिसमें मेलेनिन क्या रहेगा? कम, तो आंखें रहेगी एकदम ब्लू ब्लू। स्किन में एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम रहेगी, फेयर स्किन ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं। स्किन की आंखें भी कैसी रहेगी? ब्लू, क्योंकि मेलेनिन क्या रहेगा? कम रहेगा। ये थोड़ा सा और याद रखना होता है। अब हम CST के रिजल्ट के ऊपर आते हैं। CST का रिजल्ट पढ़ते हैं। आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है, ठीक है? चलो बनाते हैं भाई। एक तरफ लिखना है अपने को, असेसमेंट करेंगे क्या क्या भाई दिक्कत है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका मैनेजमेंट क्या है। सुनना अच्छे से, एक टेबल बनाएंगे। चार प्रकार की प्रॉब्लम होती है CST में। कितने प्रकार की प्रॉब्लम होगी? चार, चार प्रकार की। एसिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिलेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। डी एसिलेशन का मतलब क्या होता है? इतना तो पता है ना? और यहाँ पर हार्ट रेट की बात चल रही है। एसिलेशन का मतलब हार्ट रेट का बढ़ना, डी एसिलेशन का मतलब हार्ट रेट का कम। सारा खेल हार्ट रेट का है बस। तो असेसमेंट में चार प्रकार के रिजल्ट आएंगे। पहला, वेरिएबल डी एसिलेशन। कौन सा डी एसिलेशन? दूसरा आएगा अर्ली, अर्ली मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं है, डी एसिलेशन। तीसरा आएगा एसिलेशन। चौथा आएगा लेट डी एसिलेशन। एक ही एसिलेशन सिर्फ, नॉर्मल एक ही है, बाकी तीन वाले अब नॉर्मल हो गए। मतलब जहां पे डी नाम आ रहा है वो सब नॉर्मल है। डी में हार्ट रेट कम हो रही है। देखो एक बात है, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सामान, मैं बोल दूं तेरे को 15 सेकंड में सेकंड फ्लोर पे जाना है क्लास में, और अगर मैं 50 किलो का भार दे दूं, फिर मैं ये बोलूंगा तेरे को 15 सेकंड में जाना है, फिर ये बोलूंगा बस चले जाना है बिना रुके। तो एनएसटी CST में बस ये डिफरेंस है। एनएसटी के अंदर हम कुछ नहीं करते, तो इसलिए हमने शर्त लगा दी कि 15 बढ़नी चाहिए। भाई हम कुछ बात थोड़ी दे रहे हैं, यूट्यूब में कॉन्टेक्ट थोड़ी करवा रहे हैं, तो हमने बोल दिया बढ़नी चाहिए। बढ़ कितनी? 15। CST में हमने बोला बढ़ जाए तो भी बहुत है। CST का मतलब सिर्फ बढ़ जाए तो या पहुंच जाए सेकंड फ्लोर पे बिना रुके तो भी बहुत है, जरूरी नहीं है 15 सेकंड में पहुंचना। समझ में आया एनएसटी और CST में? इसमें सिर्फ बढ़ जाए तो भी नॉर्मल है। इतना ओके हो गया? अब देखो वेरिएबल डी, चार प्रकार का रिजल्ट आया। अगर हमने कार्डियोटोमोग्राफी में देखा वेरिएबल, मैं इमेज दिखाऊंगा, वेरिएबल डीएसिलेशन है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? CST किया, उसमें वेरिएबल डीएसिलेशन पाया गया, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोड कंप्रेशन हो रहा है। अम्लाइकल कोड क्या हो रही है? कंप्रेशन हो रही है। तो ये क्या है? V, ये क्या है? C। ठीक है, ये कौन सा? अर्ली। अर्ली का मतलब थोड़ा सा हल्का सा डिकम्प्रेस। हार्ट रेट कम कब होती है? जब फीटस वहां से गुजरा, हेड कंप्रेस होता है। हेड कंप्रेस होता है तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। तो क्या बोल दोगे यहाँ पर? हेड कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन? हेड कंप्रेशन। हल्का सा हेड कंप्रेस होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इधर लिख दिया E, इधर लिख दिया H, शॉर्ट में याद रख लेने के लिए। ए का मतलब कुछ नहीं, ओके।
नॉर्मल है, कुछ करना ही नहीं है, ओके बढ़िया। अब आता है लेट डीएसिलेशन। लेट डीएसिलेशन का मतलब मदर की न्यूट्रिशन में कमी है, प्लेसेंटा से नहीं आ रहा है, कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, बट प्लेसेंटा से ब्लड नहीं आ रहा है, तो लिख दो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। तो ये हो गया एल और ये हो गया पी। तो ये तो रह गया, एक तो रह गया ना, तो भी उसी का हो ना। ओ अदर, एल इधर। तो इसको शॉर्ट में याद रखना है व्हील चॉप। क्या बोलते हैं? व्हील चॉप के नाम से याद रखते हैं ऐसे, व्हील चॉप। याद हो तो ठीक, नहीं तो अपने को सीधे याद कर लेना, ट्रिक को भाई ठीक है आपको याद हो। अब क्वेश्चन कितना भी घुमा के आ सकता है कि कोल्ड कंप्रेशन में कौन सा सीएसटी होता है, वेरिएबल डीएसिलेशन। वेरिएबल डीएसिलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी फीमेल को हमने सीएसटी किया, वेरिएबल डीएसिलेशन है और कोल्ड कंप्रेशन भी है, क्या वेरिएबल डीएसिलेशन मतलब क्या है? कोल्ड कंप्रेशन दोनों लिख देगा वो। किसी में वेरिएबल डीएसिलेशन है, वैसे हमें लग रहा है कि हमने पढ़ा है कि उसमें कोल्ड कंप्रेशन होता है, तो आप क्या करोगे? पोजीशन चेंज करोगे, कौन सी? ट्रेंडल एंड बर्च। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेंडल एंड बर्च? ऐसी पोजीशंस जिसमें 180 डिग्री का कौन रहता है, पहले तो ये 180 का मतलब पर्सन खुद ऐसे ही रहेगा, पर्सन को नहीं हिलाना है, बेड को हिलाना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं ट्रेंडल एंड बर्च में कि हेड तो सुपाइन रखेंगे, पैर को ऊपर कर लेंगे, वो गलत हो जाता है। ट्रेंडल एंड बर्च का मतलब होता है पर्सन ऐसे ही रहेगा, बेड हिलेगा, सर नीचे जाएगा, पांव ऊपर, उसको बोलते हैं ट्रेंडल एंड बर्च। व्हाट इज रिवर्स ट्रेंडल एंड बर्च? पेशेंट ऐसे ही रहेगा, ऐसे हो गया, पेशेंट सीधा ही रहेगा, पेशेंट के कोई फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटी कुछ नहीं होगा। ये कहते हैं जीईआरडी में, कौन सी बीमारी में? जीईआरडी में, ताकि हेड अप रहे, ताकि वापस नहीं आए, स्टोमक कंटेंट इसोफेगस में नहीं है, इसलिए कौन सी पोजीशन? रिवर्स ट्रेंडल एंड बर्च। तो ये ट्रेंडल एंड बर्च पोजीशन देते हैं, कौन सी? स्पेलिंग का इश्यू है, ट्रेंडल एंड बर्च। ये ऑप्शन में नहीं हो तो नी चेस्ट। नी चेस्ट का दूसरा नाम क्या है? अच्छा कोई बता सकता है जेनो पेक्टोरल का मीनिंग क्या होता है? जेनो वल्गस, जेनो वेरस। जेनो का मतलब होता है घुटना, याद आया? जेनो वल्गस घुटना चिपक गया, जेनो वेरस घुटना दूर हो गया। जेनो का मतलब ये, चेस्ट की मेन मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मसल्स, घुटना चेस्ट पे आ जाए उसको बोलते हैं जेनो पेक्टोरलिस पोजीशंस। नी चेस्ट हो गया ना, तो ये इसको ऐसे करोगे, उसी को तो बोलते हैं नी चेस्ट, और किसको बोलते हैं? तो नाम ही वही है, घुटना चेस्ट पे आ जाना जेनो पेक्टोरलिस पोजीशन कहलाता है, नाम ही है वो। अब रटते हैं तो किसको बोलते हैं पता नहीं। नी चेस्ट भी ऑप्शन में नहीं हो तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड लेटरल। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? मॉडिफाइड लेटरल। ये हो गया पहले का मैनेजमेंट। कितने 4-5 क्वेश्चन बनते हैं एक में से, इनमें से पहली लाइन में से क्वेश्चन पूछ के आंसर ले सकता है आपसे, आंसर पूछ के क्वेश्चन बना सकता है वो, कुछ भी बनाए। आपका दूसरा आता है अर्ली हेड कंप्रेशन में फर्दर असेसमेंट, आगे और असेस करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, प्लान में रखेंगे और देखेंगे सीवियरिटी बढ़ती है कम होती है, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, तीसरे में कुछ करना ही नहीं है ना, अटेट ओके है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 4 लेट डीएसिलरेशन। लेट का मतलब है न्यूट्रिशन कम है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, 100% ऑक्सीजन। 100% ऑक्सीजन कौन से मेथड से दे सकते हैं? एनआरबीएम। व्हाट इज एनआरबीएम? नॉन रिब्रेथर फेस मास्क। नॉन रिब्रेथर का मतलब क्या होता है? इसको भी रटना नहीं है, नॉन रीब्रेथर। आपने जो छोड़ा है उसका 1% भी वापस नहीं लेंगे। नॉर्मली हम क्या होता है, जो सांस छोड़ते हैं, इन्वायरमेंट में कितना परसेंट ऑक्सीजन? 21। तो हम सांस छोड़ते हैं और सिंपल फेस मास्क में हॉल होते हैं साइड में, तो जब हम सांस वापस लेते हैं तो हॉल में से इन्वायरमेंट वाली एयर भी अंदर आती है, तो 100% नहीं जाती, कितना जोर लगाओगे तुम, क्या वो भी तो आएगी। नॉन रिब्रेथर का मतलब होता है जब तुम सांस छोड़ोगे, यहाँ पर 2 पोर्ट होते हैं, वो खुल जाते हैं, तो आपने जो छोड़ी सांस वो बाहर चली गई। जब तुम सांस लोगे तो सिर्फ वो रिजर्व बैग के अंदर है, वही जाएगी आपके अंदर, रिजर्व बैग के अंदर है। तो नॉन रिब्रेथर कौन सा मास्क है? रिजर्व बैग वाला, बिना रिजर्व बैग वाला, जिसके नीचे थैली लगी होती है, इसका मतलब पार्शियल रिब्रेथर और नॉन रिब्रेथर दोनों रिजर्व बैग वाला मास्क है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 2 रिजर्व बैग वाले के एग्जांपल बताओ, जिसके नीचे थैली होती है उसको बोलते हैं रिजर्व बैग। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है, अरे उसके अंदर और क्या भरा होगा भाई, सिलेंडर में ऑक्सीजन ही तो होगी, और क्या होगा, 100% होती है। तो पूरी की पूरी एयर किसमें भरी है? उस थैली में, पॉलीथीन में। तो जब आप सांस छोड़ोगे तो बाहर चली गई, लेते समय आपने सिर्फ सिलेंडर वाली ली है, तो बाहर वाली आएगी नहीं, नहीं आएगी, तो आप 90%, 95% तक ले सकते हो, एक आधा 5-10% लूज रह जाता है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो 100% FiO2 बाई एनआरबीएम से दे सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट में पूछे तो जितनी चाहिए उतनी देनी है, कौन सा मेथड? जितनी चाहिए उतनी ही देनी है, कौन सा मेथड? एग्जैक्ट अमाउंट में वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क। ये हो गया आपका सीएसटी, लिख लो, बना लो। आया समझ में? हाँ है ना? तो
एनालिसिस रेशियो हमने तो पूरा ढूंढ लिया, हमने शर्मा जी को टास्क दिया है, वो कह रहे मैं ढूंढ के लाऊंगा, मैंने कहा बता देना, हमने पूरा सर्च कर लिया, हमें तो नहीं मिला कहीं भाई। उन्होंने कहीं से देख के बताया है, सीधी बात है, कहीं तो देखा ही होगा, सर बता देंगे, बिना देखे तो बताया नहीं है ना, वो पढ़ा रहे हैं तो उनको ज्यादा इस चीज का पता होगा, सर देख के बता देंगे आपको। सर बोले आज मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं कल देखूंगा, और मैंने सर्च कर लिया, जो जो फेमस फेमस बुक है वो सारी देख ली। कोल्ड स्ट्रेस का मतलब होता है 36 से 36.5 के बीच को बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। माइल्ड हाइपोथर्मिया को कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं आइडिया। माइल्ड को बोलते हैं, ये मुझे पता है 36 से 36.5 को बोलते हैं, बाकी तो सर बताएंगे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी वो जो पीरियडिक पढ़ाते हैं उनका राइट होगा, जो भी होगा वो बता देंगे, सर देख के बता देंगे, जो भी होगा उनकी बात सही मानी जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं फाइनल डिसीजन उनका होगा। हाँ, मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके जैसे ऑडियंस हूँ। आपने मैं तो पढ़ाया था, फील्ड मेजोरिटी बीच में आ गया, वरना मैं तो ऐसे मैं तो आता ही नहीं बीच में, मेरा टॉपिक ही आ गया, तो मैंने बोला सर प्लीज बताओ, सर के मैं बता दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक जिस टीचर का है वो अच्छे से बताएंगे, वही उसके लिए ऑथेंटिक है, हम तो आप जैसे ऑडियंस है, तो जो होता है वही फाइनल होता है, जिस टीचर का जो टॉपिक होता है वही फाइनल डिसीजन, और वो राइट होता है, एक्चुअल राइट ही वही होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाता है उन्होंने ज्यादा पढ़ रखा होता है उस टॉपिक के बारे में लेटेस्टली, तो वो ज्यादा सही होता है। हम तो उड़द बुड़द आके बोल देते हैं, वो ज्यादा सही। लिख लो, हो गया क्या, बता देंगे आपको, बता देंगे जो भी होगा बता देंगे। हो सकता है ऐसा क्योंकि 28 पे ये 32 पे ये कहीं ना कहीं से सर ने देखा है तभी बोला है, ऐसे तो नहीं बोला है, और ये अपवाद वाली बात है, एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है इसका मतलब ज्यादा याद रहा है सर को, इसका मतलब 100% कहीं कहीं देखा है, हमें नहीं पता होता, इसलिए नौशद में मैं आपको बात बोलता हूँ हमेशा कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो हमारे ये तो मन में मिलता है कि 28 पे कम, फिर 32 पे थोड़ा ज्यादा, फिर 36 पे ज्यादा, ये तो पक्का हो गया, उल्टा बोल इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल है, तो जो भी होगा फाइनल डिसीजन शर्मा सर का होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। अब ये फोटो देख लो, कई बार फोटो भी आ जाता है इसका, फोटो में सीधा रट नहीं है और कुछ कर नहीं सकते, तो मेरी छोटी जोर लगा लो। जब अर्ली डीएसिलेशन है तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर हार्ट रेट कम, वाइब्रेशन फील होगा हल्की सी। जब लेट डीएसिलेशन होगा, लंबे टाइम तक हार्ट रेट कम होगी, कुछ नहीं कर सकते, इमेज आएगा, अगर आया तो ऐसे ही आएगा, और सेम आता है, इसके अलावा इमेज नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि ये सबसे टफ इमेज है ओबीसी की। एज 80 जाता है, वो क्या करेगा, जूम करके दे देगा, बताओ कौन सी है, और अगर बाई चांस वेरिएबल हुआ तो ये ठीक चल रहा है, 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 बीच में थोड़ी देर के लिए कम होगा, मतलब कम टाइम के लिए कम होगा, और ऑक्सीजन ही नहीं है ब्लड में तो लंबे टाइम के लिए कम होगा। कोल्ड कंप्रेस कंटिन्यू नहीं रहता, थोड़ी पोजीशन चेंज हुई सही हो जाता है वापस, थोड़ी पोजीशन चेंज हुई वापस सही हो जाता है, तो जब लंबे टाइम के लिए कम रहता है लेट, कुछ टाइम के लिए रहता है वेरिएबल, माइल्ड वाइब्रेशन होता है अर्ली, और ओके में तो कुछ करना ही नहीं है, बस इतना सही है। एक बार आया भी था ऐसा क्वेश्चन, इसमें नहीं, इससे 2-3 बार आया, आता है, आता मीन्स आता है। और एक और बता दूं, जो एमएसएन और ओबीजी दो ऐसे सब्जेक्ट है, ये एमएसएन और ओबीजी दो ऐसे सब्जेक्ट है कि एमएसएन में आप कितना भी डीप पढ़ लेना, कितना भी डीप पढ़ लेना, अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम एडी चोटी जोड़ लगाना, तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा डीप आते हैं, या जो डाउटफुल होते हैं, जो गलत हो ही जाते हैं, तो इससे आप कितना एमएसएन का कोई भी सिस्टम देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपन सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, मेन सब्जेक्ट ही वही है। तो जब ये ओबीसी की क्लियर करवाएंगे तो कुछ ऐसी चीज आएगा, एक दो क्वेश्चन तुम एडी छोटी जोड़ लगाना, वो नॉट सेट वाला क्वेश्चन देके जब तक रिजल्ट आएगा वो खुद तब तक सर्च करेगा इसका आंसर क्या। मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, और आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट के 75% से ज्यादा टॉपर नहीं बने हैं, एक आदमी में किसी के बन गए होंगे 76 वाला 7 वाला, पर सेकंड रैंक वाला 75 से कम है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें लगता है पेपर इजी होता नहीं है, खूब गलत होते हैं, 75% नहीं बनते टॉपर के, पेपर कितना इजी हो जाए, 100 में से 75 नंबर ही आते हैं टॉपर के, तो दिमाग से ये निकाल देना कि मैं 100 के 100 सही करूंगा, वो महान बेवकूफ है। अगर ऐसा कोई सोचता है कि मैं 100 के 100 सही करूंगा, एग्जाम देने जाओ, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए, चारों ऑप्शन पता नहीं हो, उसको कभी अटेंड नहीं करना, और या अटेंड करने का ही मन है क्या, तो वैसे ही बाहर हो रखे हैं, तो पहले 2 मिनट कम सो भगवान को याद करना, फिर रेस मत लगाना, फिर ठीक है, या पी या सी या सी या पी ऐसे करके कुछ सेट कर दे, फिर रेस मत लगाना, ये काट दूं, फिर भगवान नाराज, मेरी प्रार्थना करके दिमाग लगा है, फिर नहीं चलेगा, फिर कभी नहीं चलेगा। तो अगर बाई चांस करने का मन हो रहा है, रुका नहीं जा रहा है, फिर दिमाग मत लगाना, जिसमें चारों ऑप्शन नहीं पता हो, क्वेश्चन के बारे में नहीं पता हो, उसमें कभी एलिमिनेट कुछ मत करना, ऐसे पहली बात तो अटेंड मत करना, करना ही नहीं होता, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने के होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन मानता नहीं है, हम करे बिना नहीं रहते, फिर बाहर आके पता चलता है, और उसमें से एक तो का सही भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सब सही हो सकते हैं, और जब कभी भी 1/4 25% माइनस मार्किंग हो ना, तब तो तुम एक पिन छोड़ो तो भी तुम्हें कभी जिंदगी में नुकसान नहीं होगा, जब कभी भी 1/4 माइनस मार्किंग हो, तुम 100 के 100 करके आओगे ना, तुम्हें नुकसान कभी नहीं होगा, एक नंबर का फायदा ही होगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है कि तुम 5 क्वेश्चन करते हो, कितने 5, उनमें से 4 गलत हो जाते हैं, तो भी तुम बराबर रहते हो, इतने तो गए नहीं है कि 5 में बी कर दो तो ही 2 सही हो जाएंगे, जो नहीं है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 5 में से 4 गलत हो जाते हैं तो भी आपका बराबर रहता है, नुकसान नहीं हुआ, और 5 में से बाई चांस 2 सही हो गए तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। लेकिन जब 1/3 माइनस मार्किंग होती है तब दिक्कत है, जब एक ही ऑप्शन के बारे में नहीं पता, फिर अगर बाई चांस चले गए 3, फिर उन्हें क्या करना होता है, हमें 4 में से 3 सही करने, मतलब 1 सही करना जरूरी है, 3 गलत तो बराबर रहता है। अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, 4 में से करने सही 1 है, अब हो सकता है 4 ही गलत हो गए तो
भाई रिस्क है थोड़ी सी, लेकिन जिसमें वन थर्ड माइनस मार्किंग होना एक सलाह और है। अगर बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है और आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, उस क्वेश्चन को कभी छोड़ना मत। ऐसे चार क्वेश्चन ऐसे हैं, चार क्वेश्चन लास्ट में ऐसे बच गए जिसमें 100% ये दो आंसर नहीं है, मतलब हर क्वेश्चन में दो आंसर तो हट गए, फिर वो कभी छोड़ना मत। उसमें आपको कभी नुकसान नहीं होगा, 3 नंबर का फायदा होगा, 2 से 3 नंबर का, क्योंकि दो ऑप्शन हट गए ना, पीछे बचे कितने, दो। तो दो में से चार करोगे, चार में से दो तो सही होंगे आराम से होंगे, और दो सही होंगे तो आपके एक सवा नंबर बढ़ गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि और बचे ही दो ही है पीछे ऑप्शन। तो तुम सेम सेम भी करोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा कहीं कहीं, और जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा उसमें तो फिर जय माता दी, जय माता दी, फिर वो जय माता दी होगी, फिर और कुछ नहीं। फिर देख लो अपने हिसाब से। लेकिन मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं 80% चीजें हमें समझ में आती है, 20% चीजें हमें समझ में नहीं आती है। जो चीजें समझ में नहीं आती बाई चांस उनमें ओवर स्मार्ट न बनते हुए उसका आंसर रट लेना ही समझदारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पेपर में क्वेश्चन अगर आया तो आपसे एक इन्विजिलेटर जो खड़ा हो गया ये नहीं पूछेगा इसका आंसर ये क्यों किया, उसमें आप ही मालिक को करने वाले। बाई चांस आपको वो क्वेश्चन अगर आ गया और आपने कर लिया तो आपके नंबर दो एक्स्ट्रा आएंगे, चार एक्स्ट्रा आएंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप एज ए स्टूडेंट, मैं मेरी बता रहा हूँ, जब हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे हमने सारा समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने सोच लिया जो समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो कुछ ट्रिक बना के इसका आंसर लंबा था, इसका आंसर छोटा था, इसमें ये वर्ड था, 10% चीजें रट लो, क्योंकि रटना और समझने के कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलते हैं। तो 80-90% समझ लो, नहीं आए उसको रट लो। तो एग्जाम के अंदर 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने पेपर में आए हुए होते हैं। मैं क्यों कहता हूँ पुराने पेपर करो, 50% क्वेश्चन कहीं ना कहीं पे आए हुए होते हैं इनडायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन खूब होंगे जो एज इट इज पेपर वाले नहीं है, लेकिन आपका वो सही हो जाएगा पेपर करने की वजह से। जैसे सीधा आता है कि बीएमआई का दूसरा नाम क्या है, कटलेट इंडेक्स। अब ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया तो अब कल के दिन क्वेश्चन आएगा पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज की जाती है, तो एक ऑप्शन आएगा पीएमआई, तुम तुरंत हटा दोगे कि ये तो गया। दूसरा आईयूजीआर, तो ये भी तुमने क्वेश्चन में पढ़ रखा है, तुम हटा दोगे, ऑटोमेटिकली तुम पास में पहुंचोगे, तुम्हारा सही हो जाएगा। तो उस पुराने पेपर से बेनिफिट ये होता है कि तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। तो पुराने पेपर का कनेक्शन होगा, पेपर हमेशा वही बनता है जो पहले बन चुका है, उसी लेवल सेम फॉर्मेशन का बनता है, सेम कभी आप देख लेना सेम लेवल का बनता है। एक बार स्कोलियोसिस का आया तो दूसरी बार लॉर्डोसिस का क्वेश्चन होगा, तीसरी बार काइपोसिस का होगा, एक बार एमआई का आया तो दूसरी बार एंजाइना का होगा, एक बार ट्रोपाई का पूछा दूसरी बार सीपीकेएमबी का पूछेगा, एक बार मॉर्फिन का पूछा तो दूसरी बार एस्पिरिन का साइड इफेक्ट पूछेगा, एक बार हेपेरिन का पूछा दूसरी बार वॉल्पेरिन का पूछेगा। तो लेवल सेम रखता है। तो आपके पुराने अगर किसी ने पेपर कर रखे हैं 50 60 70, तो उसको आराम से ऑप्शन तक पहुंच जाता है वो, कहा ये तो नहीं हो सकता, ये मैंने कहीं और देखा उसका आंसर था, ये उसका आंसर था, थ्योरी तो पढ़ी रखी है, फिर आपने एलिमिनेट कर दिया, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू मिक्स हो गया, आप आंसर तक पहुंच गए। तो 10% चीजें रटनी भी होती है, और रटा हमेशा कंपटीशन से जाता है, बिना कंपटीशन के नहीं रटा जाता। मेरे को तो बस टॉप आना था इसलिए रटा मैंने। आपको क्या करना है मुझे नहीं पता, जब तक यहाँ कंपटीशन नहीं बनाओगे आपस में तब तक रटा नहीं जाएगा। और कभी भी एक गलती मत करना, चाहे टेस्ट में नंबर कम भी आ जाए, किसी की नकल करने की कोशिश, अगर आपने जिस क्वेश्चन की नकल कर ली देख लिया, वो क्वेश्चन परमानेंटली आपकी लाइफ से कभी याद नहीं होगा, फिर हो गई नहीं। क्योंकि आपको अगर वो गलत होता, देखो इसका एक रीजन है, अगर वो गलत होता तो आप शाम को घर जाके देखते कि ये मेरा गलत था, आपका सही हो गया, चाहे हुआ किसी को पूछ के, तो आप घर जाके उसको देखोगे नहीं, आपकी फीडबैक में नहीं है वो क्वेश्चन, और वो अगर पेपर में आ गया तो अभी तो आपने किसी से पूछ लिया, तो वहां किसे पूछोगे, तो आपका वो यहाँ सही हुआ और वहां पर क्या हो जाएगा गलत। और अगर यहाँ पर गलत हुआ तो घर जाके आप देखोगे ये क्वेश्चन मेरा गलत है, इसका मतलब आगे कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर कम भी आए ना तो उससे घबराना नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आ जाओ। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर कहाँ से पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा दो चार कंपटीशन की बुक है, सॉन्डर्स मॉस्बी और थ्योरी है, तुम एक बार सब पढ़ के आ देखो, तुम्हारे हर किसी के 80-90% बनेंगे। कहाँ से पूछेगा, थ्योरी थ्योरी में से क्वेश्चन बना सकता है, 3-4 कंपटीशन की लोकल बुक है, 2 स्टैंडर्ड बुक है, इससे अलावा कहाँ से पूछेगा। अपने आप तुम्हारे नंबर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो थ्योरी याद नहीं, नोट्स याद नहीं, परसों वाले क्वेश्चन कौन करे। अल्ट्रासाउंड में फीटस जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी हम वेलोसिटी चेक, वेलोसिटी का मतलब होता है फ्लो, ब्लड फ्लो चेक करते हैं। उसमें दो फॉर्मूले आज तक कभी नहीं आया पेपर में, पहले सुन लो, ये आज तक नहीं आए, बट पता नहीं मन में इंट्यूजन आ रहा है कि 2025 में पक्का आएगा, 25 में पक्का आएगा कि फीटल ब्लड वेलोसिटी में कौन सी इंडेक्स यूज की जाती है, उसको बोलते हैं पल्सटिलिटी इंडेक्स। पल्सटिलिटी इंडेक्स और एक होता है रेसिस्टेंस इंडेक्स। पल्सटिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी बटा मीडियन वाली बीच वाली बीपी। रेसिस्टेंस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बटा सिस्टोलिक। पहली बार में ये फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस से आता है, पहली बार सिर्फ नाम पूछा जाता है। जब 2020 में पहली बार क्वेश्चन आया था कि पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव, 2021 में क्वेश्चन आया कि पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला बताओ, और 2022 में क्वेश्चन आया कि एक कम्युनिटी है उसमें 200 फीमेल के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, इसमें 20 फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो बताओ पर्ल इंडेक्स कितनी है। तो क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस से आता है, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आता है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा आपसे कि सीधे टफ से टफ चले जाओ। तो रेयर चीज होती है वो सुपर पीसीएल आती है, एमएसएन ओबीसी कभी भी सुपर पीसीएल नहीं आती। वो चार क्वेश्चन ऐसे डीप पूछेंगे, ऐसे डीप पूछेंगे, तुम्हें कितना भी पढ़ेगा तो मिल जाओगे। और बाकी वाले में थोड़ा सा सुपर पीसीएल चलते हैं क्योंकि उनको बाकी वाले से सिर्फ इंट्रोडक्शन से मतलब है, इसमें तो डायरेक्ट क्लियर से मतलब है, इसलिए थोड़ा सा ये डीप आता है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लो, एस का मतलब सिस्टोलिक है, डी का मतलब हाँ आर्टेरियल और वेनस की वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है ब्लड फ्लो। हाँ
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और ऐसा कुछ बताया क्या? वो सही है जो मैंने लिखवाया हुआ ना, मेरे को डिस्कस हो गया हमारा। हाँ बताओ। लेग पेज बनती है कि आप घर पे पढ़ के आना किस में ज्यादा बनती है और किस में कम बनती है, ठीक है? एक में लेग पेज ज्यादा होती है और एक में कम होती है। पढ़ के आना आप, फिर मैं पूछूंगा आपसे। हाँ क्या? किस में? किस में कह रहे हो आप? हाँ डबल में दो, ऊपर वाले दो, अनकंजुगेटेड स्टैटियोल और मेटोनेसिलम अल्फा बीटा प्रोटीन, उसको डबल मार्कर बोलते हैं। ट्रिपल में एसईजी ऐड हो जाता है, क्वाड्रुपल में इनहिबिन ऐड हो जाता है। लिख लिया आपने? तो ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ के आऊंगा। मैं वैसे भी पढ़ता ही हूँ, फिर भी और पढ़ के आऊंगा बहुत ज्यादा। हाँ देख लो ये कल फंसाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जो टॉपिक खत्म होता है उसके क्वेश्चन निकाला करो बुक में से। आपके पास तो बुकें होगी खुद, तो पीडीएफ मिलती है हर कोई। सॉन्डर्स की पीडीएफ मिलती है, मॉस्पी का मिलता है, उसका मिलता है, डीसी दत्ता का मिलता है, सबका मिलता है भाई, ओमेगा का मिलता है, एलक्लस क्वेश्चन आंसर का मिलता है, सब कुछ। जब जितनी एंटीनेटल तक पूरा पढ़ लो, एंटीनेटल तक पूरा पढ़ लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10% चीजें नहीं मिलेगी आपको, नहीं न्यू। और 10% चीजें नहीं पढ़ो उसमें गाली दे देना मुझे चाहे, बेवकूफ ने पढ़ाया नहीं, इस बहाने से याद हो जाएगी। और वो इसमें से एक क्वेश्चन भी पेपर में आ गया तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। कभी ये नहीं मानना है और हमने सब पढ़ा है, नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तुम पढ़ेंगे, चेक करेंगे, इससे रिवीजन होगा, करना जरूरी है, बहुत जरूरी है रिवीजन। आजकल नौ सेट में वो भी आता है, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन पता है ना? पूछ लो, पूछ लो। ये तीनों किसके एग्जांपल है? ये तीनों किसके एग्जांपल है? अच्छा मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है? मीन तो बीच वाला, मीडियन ऊपर वाला। अच्छा क्या कहते हैं? हाँ बताओ, किसको पता है? कोई तो बताओ डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन मोड। चुप रहो एक मिनट। हाँ हाँ, राहुल की बात सुन लिया, मैम की सुन लेते। दैट्स कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। मीडियन मींस पोजिशनल एवरेज, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए आप इतने लोग बैठे हैं, ज्यादा लोगों ने टी शर्ट पहन रखा है, किसी ने 50 लोगों ने शर्ट पहन रखा है, 80 कैंडिडेट ने टी शर्ट पहन रखा है, 40 ने माना कि टॉप पहन रखा है, तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वो मोड हो गया, जिसकी ज्यादा नंबर है वो क्या हो गया? मोड हो गया। मीन का मतलब कभी ऊपर नीचे नहीं करना होता, जैसे भी वैसे लिखा हुआ है सबको ऐड करके जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो। जैसे हिंदी में पढ़ा राशियों का योग बटा राशियों की, जैसे एग्जांपल के लिए इनके 60 नंबर आए, इनके 65 आए, इसके 70 आए, इसके 40 आए, इसके 20 आए, जितने नंबर आए सब नंबर को ऐड करके टोटल कैंडिडेट से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज को बोलते हैं मीन। मीन का मतलब जस्ट एवरेज, जस्ट एवरेज, सबको जोड़ के सबसे। जैसे 10 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है, जैसे इनके 10 टेस्टों में, एक में 60 70 80 50 100 सारे टेस्टों को जोड़ के 10 का भाग दे दो, ये क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। बट मीडियन ऐसा नहीं है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मीडियन का आएगा, क्योंकि तुम फंस जाओगे वहां। मीडियन में आपको पहले सीक्वेंस सेट करनी पड़ेगी, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी करो आपको सीक्वेंस सेट। अब देखो 9 जने हैं तो मीन तो आप निकाल दोगे बीच वाला, लेकिन 8 है, फिर बीच वाला कैसे निकालोगे? उसमें क्या करते हैं हम लोग? पोजिशनल एवरेज निकालते हैं। ये लिख लिया सबने? जैसे एग्जांपल के लिए 40 45 47 48 50 52। अब इसका मीन तो तुम तुरंत निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? 1 2 4 85 85 132 180 230 230 और 282 282 को डिवाइड कर लोगे 6 से, ये आ गया मीन। ये क्या आ गया? मीन आ गया। मीडियन निकालने के लिए पहले छोटे से बड़ा लिखो, या बड़े से कुछ भी लिखो, छोटे से बड़ा कर लो, सही है, सीक्वेंस ठीक है। बीच वाला कैसे? इसमें तो ऐसा नहीं करना सबको जोड़ के डिवाइड करना, नहीं, बीच वाली दो संख्या लो सिर्फ, कोई बीच वाली दो कौन सी है? तो टोटल 6 है ना, तो इधर कर दो, दो इधर छोड़ दो, दो उधर छोड़ दो, तो बीच वाली कौन सी? अब इन दो को जोड़ के दो का भाग, ये है मीडियन, दैट्स कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। बीच वाली दो संख्या को जोड़ के दो से डिवाइड कर लो, मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी बाई चांस आ सकता है। आगे समझ में? मोड, क्या बोल रहे? मोड, क्या बोल रहे? कुछ भी नंबर है, कुछ भी नंबर है, सबको कोई जोड़ना नहीं है, जो नंबर ज्यादा रखा है वो मोड है, जो नंबर ज्यादा रखा है वो दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसके नंबर 12 12 ज्यादा रखे हैं, बार बार रखा है, वो क्या हो सकता है? 10 सिर्फ एक बार है, 24 दो बार है, 30 एक बार, 36 दो बार, 12 5 बार, तो मोड कौन हो गया? 12। समझे? व्हाट इज रेंज? क्वेश्चन, एक क्लास है, जैसे आपकी क्लास है, ट्यूसडे का टेस्ट हुआ, इसका मीन है 45, मीडियम है 44, मोड है 36 और हाईएस्ट कैंडिडेट के नंबर है 89।
और सबसे लोएस्ट कैंडिडेट के नंबर है 20। कितने? तो रेंज कितना है? सुनो, रेंज का मीडियन से, मोड से, मीन से कोई लेना देना नहीं है। रेंज का मतलब होता है सबसे ज्यादा में से सबसे कम को माइनस करना। सबसे ज्यादा में से, कोई पूछते ना कि ट्रेन कितनी हो जाती है, तो आप क्या बताते हो? सबसे कम एवरेज 8 से लेके 11 के बीच में कभी भी आ सकती है। तो आप बताने वालों को ऐसे बताओगे पहले सबसे एक्सपेक्टेड टाइम, प्रोबेबल सबसे पहले वाला, और मैक्सिमम कब लेट आई थी। भाई आप कभी ट्रेन में जब ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो ना कि पिछले 5 दिन की हिस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा लेट कब हुई, कम से कम लेट कब हुई, दैट्स कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करना रेंज कहलाता है। तो मैक्सिमम नंबर 89 आए कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट के कम से कम 20 आए, तो रेंज हो गई 89 माइनस 20। सब इसके बीच में, सब लोग इतने नंबर के बीच में, इसको बोलते हैं रेंज। आया समझ में? अपन क्यों, ठीक है। अब 3 टेस्ट बचे हैं, ऐसा करते हुए हमारा एंटीनेटल पूरा हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे लेबर। 3 टेस्ट पड़े, एक बचा है फॉरेन टेस्ट। सुनना, एक है, कोई लिखेगा नहीं, सुनेगा। एक है फॉरेन, एक है नेटाजिन। पहले पढ़ा रखा है क्या? सिर्फ बोल रखा है, पढ़ा नहीं रखा ना? एक है फॉरेन, एक है नेटाजिन। देखिए, फॉरेन टेस्ट नॉन प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट होती है तो ओवुलेशन का पता लगाने के लिए भी कौन सा टेस्ट करते हैं फॉरेन, और फॉरेन टेस्ट प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। बस दोनों का रिजल्ट उल्टा याद रखना है। प्रेगनेंसी में फॉरेन टेस्ट पॉजिटिव है, amniotic fluid लीकेज है। ओवुलेशन में फॉरेन टेस्ट नेगेटिव है, तो ओवुलेशन है। दोनों उल्टा याद रखना। पहले अपन amniotic fluid लीकेज का पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये दोनों टेस्ट किसके लिए होते हैं? amniotic fluid लीकेज के। और ये टेस्ट अलग है, प्रीमेच्योर लेबर के लिए, प्रीटर्म लेबर के लिए। अब पहले पढ़ लेते हैं फॉरेन टेस्ट। क्या है बार बार, आज तो कंपनी वाली देख लो आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझा नहीं? कंपनी वाली, ना 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 ना। क्या बोल रहे हैं? मेरे को बोल दो, मेरे को कुछ समझ नहीं आती, बोलो क्या हुआ। अच्छा, चेहरे पे मुस्कान आ गई तो नहीं आनी चाहिए, इसमें क्या होगा? ऐसा नहीं है। इधर ध्यान दे दो, दूसरों के ऊपर भी हंसते रहोगे या खुद भी कोई कंपनी वाली ढूंढोगे फिर क्या 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 दूसरों के ऊपर भी ऐसे करते रहोगे? भाई खुद की सफलता जरूरी है, दूसरों की सफलता में कब तक खुश होगे आप? जरूरी है नहीं है? खुद की हैप्पीनेस मैटर करती है, खुद की सफलता। दूसरों की सफलता के ऊपर कुछ फायदा नहीं है। क्या हो गया? कौन सा एरर है? इधर आ जाओ। वन टेस्ट, बेरोजगारी इसलिए, अच्छा बेरोजगार में थोड़ा सफलता का टोटा है, मानते हैं। चलो इधर आ जाओ, ज्यादा हो गया आपका। वन टेस्ट किस लिए किया जाता? टू डिटेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड। क्या ये नॉर्मल है? अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज होता है, नॉर्मल है? अब नॉर्मल है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। अब क्या करना है प्रोसीजर? फीमेल कौन सी पोजीशंस, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? सर्वाइकल सीक, जो भी सीक्रेशन, सर्वाइकल बोलो या वेजाइनल, सर्वाइकल सीक्रेशंस कलेक्ट करेंगे, उसको किस में देखेंगे? किस में? माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फर्न का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागेनुमा, तंतुनुमा, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कितने रिजल्ट आएंगे? 2। फर्न लाइक पैटर्न प्रेजेंट, एब्सेंट। फन लाइक, या तो फन लाइक पैटर्न प्रेजेंट या फन लाइक पैटर्न एब्सेंट। अगर फन लाइक पैटर्न प्रेजेंट है, इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाए। है तो है, नहीं है तो नहीं है। और ओवुलेशन के असेसमेंट में है तो नहीं है, नहीं है तो है, बस उल्टा याद रखना है कि फन लाइक पैटर्न है, इसका मतलब सर्वाइकल म्यूकस ज्यादा है, सर्वाइकल थिक हो जाना। ओवुलेशन का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा था कि ओवुलेशन के टाइम में सर्वाइकल सीक्रेशन बहुत थिन हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ग्लिसरी हो जाते हैं, और ग्लिसरी होता है तो फन लाइक पैटर्न नजर नहीं आता। और अगर सर्वाइकल सीक्रेशन ठीक है, इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है। उस टाइम से ऐसा याद रख सकते हैं। क्या फर्न टेस्ट समझ में आ गया? अनलाइक पैटर्न है तो एमनियोटिक लीकेज है। हाँ? हट जाऊंगा, सॉरी। हेलो, अब सही है? चलो मैं इधर चला जाता, समझ में नहीं आया? कुछ नहीं करना, सैंपल लेना है। हर मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में है, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है, नहीं है, मतलब एमनियोटिक लीकेज नहीं है, ओनली वजन सीक्रेशन है, कोई बात नहीं। बस छोटी सी बात याद रखो, वेजाइनल सीक्रेशन होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं एकदम। और जो एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है वो थिन ना होकर थोड़ा बहुत विस्कस होगा, इसकी वजह से वो फन लाइक पैटर्न नजर आएगा। बस इतनी सी बात, समझ आया? हाँ या ना? ऐसा कौन है जिसको ये बात भी समझ में नहीं आई? आगे ना समझ में, आगे बढ़ू। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये क्या है? आईजेल या एलएम में बोलते हो आप इसे? आईजेल है। आईजेल और एलएम में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक होता है फर्स्ट जनरेशन, एक होता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का मीनिंग क्या है? आईजेल होता है वो सेकंड होता है। मन मीनिंग क्या है सेकंड जनरेशन का? वो थोड़ा अपडेट है, उसमें क्या एक्स्ट्रा है?
एक तो एनजी डाल सकते हैं, उससे अपन और से क्या कर सकते हैं, और कोई सेक्शन कर सकते हैं, और कोई अच्छा एलिमेंट का इंडिकेशन बताना एक और, एक तो एल ओपन करने के लिए, इसके अलावा वाह वेरी गुड, बैक बेंचर है तो कमाल के। यूज इन शॉर्ट सर्जरी, यूज इन शॉर्ट ड्यूरेशन एनी प्रोसीजर लाइक एमआरआई, शॉर्ट सर्जरी, जैसे छोटा बच्चा इन्फेंट है या टोडलर है या सर्कमसीजन जैसा प्रोसीजर हो गया जिसमें उसको एनेस्थीसिया भी देना है लेकिन इंट्यूबेट नहीं करना चाहते, छोटी मोटी सर्जरी, यू नो अबाउट सर्कमसीजन। हाँ तो ऐसे थोड़ा ये छोटा छोटा सर्जरी, मतलब एमआरआई में कोई एलेक्ट्रिक सेंसोरियम का पेशेंट है, उसको एकदम सेडेशन देना है, सेडेशन देते हो सकता है उसका रेस्पिरेशन ब्लॉक हो सकता है, अरे तो इंट्यूबेट न करते हुए हम उसको ये डाल देते हैं ताकि उसका एयरवे थोड़ा ठीक रहे, शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी बोलते हैं। गुड। अब दूसरा आता है निट्राजिन टेस्ट, कौन सा टेस्ट, ये लिख लिया, अरे लिख लिया ना, मिटा दूं, निट्राजिन, निट्राजिन के आगे मैं मर्जी से नाम लिख रहा हूँ, पेपर, लिटमस पत्थर नाम सुना, ओ यही है 8वीं क्लास वाला, बस बस लिटमस पत्थर बोलते हैं। अच्छा लिटमस पत्थर के ऊपर अपन दो टाइप के सीक्रेशन डालते थे केमिस्ट्री की लैब में अगर पढ़ा होगा, एक एसिड और एक एल्केलाइन, एल्केलाइन डालते ही वो कलर ब्लू हो जाता था, हाँ या ना, बेस डालते ही उस पेपर का कलर कैसा हो जाता, ब्लू। अब दो प्रकार के सीक्रेशन, एक वेजिनल और एक यूट्रस, यूट्रस पढ़ा एमनियोटिक फ्लूइड, वेजिनल की पीएच क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच एल्कलाइन, तो पेपर का कलर ब्लू हो जाए तो सीक्रेशन किसका है वो, एमनियोटिक फ्लूइड का, ब्लू नहीं हुआ तो आंसर आ गया सेम, क्या करेंगे, टू डिटेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, कितना इजी है, किसके लिए होता है ये, सेम इधर रखो लिथोटॉमी पोजीशन, वो जो भी सर्वाइकल सीक्रेशंस, नाइट्रोजन पेपर के ऊपर डालेंगे, इफ कलर ब्लू, कलर कैसा हो जाता है, इसका मतलब सीक्रेशन कौन सा है, एल्कलाइन, सीक्रेशन कौन सा है, एल्कलाइन का मतलब क्या हुआ, वेजिना या एमनियोटिक फ्लूइड, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, क्या करना है, मतलब ब्लू कलर नॉर्मल है क्या, ना ब्लू कलर नॉर्मल नहीं है, तो ब्लू आ जाए इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज है, पेपर के ऊपर डाला वो सीक्रेशन, पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, इसका मतलब पीएच मोर देन 7 है, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, पीएच मोर देन 7, बस कुछ याद ही नहीं करना, ब्लू कलर एमनियोटिक फ्लूइड है क्योंकि एल्कलाइन सीक्रेशन, और एल्कलाइन हमने पढ़ लिया, एमनियोटिक फ्लूइड का होता है पीएच। न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न में जो ट्यूब होती है ना प्रीटर्म बेबी में, अनकफ्ड क्यों यूज करते हैं, उसका सब ग्लोटिस नैरो होता है, और उसमें लेरिंजोस्कोप हमेशा स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हैं, कभी कर्व ब्लेड यूज नहीं करते, दोनों बातें याद रखनी जरूरी है, सब ग्लोटिस नैरो होता है और लेरिंजोस्कोपी हम स्ट्रेट ब्लेड यूज करते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम, मिटा दो लास्ट बचा एक, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, फाइब्रोनेक्टिन। अच्छा एक सवाल पूछ लूं पहले ही, अगर किसी फीमेल का हमने फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, हमें फीमेल को कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, ये है, इसको बोलते हैं जो स्ट्रेस फ्री है उसको आंसर आ गया, जो टेंशन लेके पेपर देने जाएगा उसको आंसर नहीं आएगा। फाइब्रोनेक्टिन पॉजिटिव का मतलब है फीमेल को टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस है, तो बेबी को क्या रिस्क है, प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी से बचने के लिए मदर को क्या दे कि लंग मैच्योर हो जाए, स्टेरॉइड, क्या दे, स्टेरॉइड। क्वेश्चन चेंज, हमने फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, हम ऐसा कौन सा इंजेक्शन दें जिससे कि लेबर पोस्टपोन हो जाए, ऐसी कौन सी टैबलेट दें, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि याद रखो अभी टोकोलाइटिक, क्या दे, क्वेश्चन पूछने वाला बहुत स्मार्टली पूछेगा कि फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट पॉजिटिव आया, हम ऐसा कौन सा इंजेक्शन दें जिससे कि बेबी के मतलब अगर डिलीवरी हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो हम स्टेरॉइड बोलेंगे, जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी का लंग क्या होगा, इमेच्योर होगा, तो हम स्टेरॉइड बोलना है, और या पूछ ले हमें डिलीवरी नहीं करवानी है तो हमें टोकोलाइटिक आंसर करना है, भाई नहीं करवानी है तो बेबी का लंग मैच्योर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लेबर पोस्टपोन होगा तो अपने आप मैच्योर हो जाएगा, और अगर डिलीवरी हो गई तो हमें मदर को स्टेरॉइड देना है, समझ भाई बात, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप कहां से पढ़ोगे, जब आप एनालिसिस की प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ये ऐसे ही होता है, टेस्ट एक ही है, अब ये नाइट्रोजन टेस्ट है, डीएसएसबी में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डीएसएसबी में आपको पता है 120 मिनट में कितने क्वेश्चन आते हैं, 200, जिसने 200 क्वेश्चन देख लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, देखने वाले का, हाँ सच कह रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि देखोगे तो आपको 120 आ जाएगा, इतने इजी होते हैं, एकदम इजी होते हैं, विजुअल सेंटर ऑक्सीपिटल एरिया, बोल रहा हूँ कौन सी फीमर, ऐसे ऐसे होते हैं, देखना पड़ता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन में इतने डूब जाते हो कि आप देख ही नहीं पाते हो, 30 सेकंड में एक देखना है, तो तुम नहीं देख पाते, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है, कोई भी कैंडिडेट आराम से करके नहीं बैठ के आया डीएसएसबी, उसका टाइम पहले पूरा हुआ है, और जिसने आराम से बैठ के 2 मिनट बच गया ना उसका सिलेक्शन हो जाता है, बस थ्योरी पूरी करके होनी चाहिए, सिंपल आता है। तो डीएसएसबी क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लो, नाइट्रोजन पेपर ब्लू कलर इंडिकेट, ऑप्शन ए एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, ऑप्शन 3 4 कुछ और, सीधे आंसर आएगा, नॉट सेट मींस 160 क्वेश्चन 45 वाला, you are working in antenatal care, you are Sunita and the patient name is Anita,
39-year-old ऑब्स्टेट्रिशियन ने लिखा कि इसको निट्रोजन करना है। आपने उसको लिथोटोमी पोजीशन करवा के कप करवा के सीक्रेशन का सैंपल लेके पेपर पे डाला और सीक्रेशन का कलर आ गया ब्लू। बताओ क्या इंडिकेट करता है? अबे 6 लाइनें पढ़ने में 2 मिनट लगाओगे। मतलब इसको बोलते हैं सिनेरियो बेस। एक ऐसा मस्त क्वेश्चन देखा मैंने, एक पेशेंट है 39-year-old की है, G3P3 G3P3। अब इसका क्या लेना देना? उसका हमने NST किया, NST नॉन रिएक्टिव आया, हमने उसका CST किया, CST नेगेटिव आया। बताओ ये रिजल्ट आप डॉक्टर को बताओगे क्या है? ऑप्शन ए एबनॉर्मल, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ऑप्शन डी कुछ और। क्या है? कुछ लोग इसमें क्या गलती की है कि NST नॉन रिएक्टिव, सर ने बोला था एबनॉर्मल है, ऐसा कुछ बोला था। अरे NST नॉन रिएक्टिव है तभी तो हमने CST कर लिया ना, तो CST नेगेटिव है मतलब CST ओके है, इसका मतलब ये रिजल्ट नॉर्मल है। आप NST बोल गए, NST नॉन रिएक्टिव, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना सर ने बताया था। अरे भाई उसके बाद में CST का पूछ रहा है ये, वो 5 लाइन में ऐसे हो जाएगा। ट्यूसडे टेस्ट में बताऊंगा कैसे हो जाते वो, बहुत चालू होते हैं वो, सीधा नहीं पूछते। और DSS में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं कर, उनको पता है बेचारे के पास टाइम कहाँ है, कैसे पूछूं। लेकिन 9 सेट में वो घुमाता है, तब भी सीधा नहीं पूछता। ये एल में डालना है, उसमें भी पहले नाक में डालेगा, आंख में डालेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। मैं जो पेरेंजियल है ना, इसका वीडियो पूछ सकता है इस बार कैसे डालते हैं, उल्टा करके, सीधा करके, टेढ़ा करके, 5 क्वेश्चन आएंगे वीडियो के, वैसे फंसाएगा आपको। चलो तुम जाओ, जा रहे हो एंटीनेटर, कल आते ही लेबर स्टार्ट करेंगे, तब तक लेबर पेन होल्ड करके रखना है। चलो तो एंटीनेटर फिनिश। फाइब्रोनेक्टिन सुन लो पहले। फाइब्रोनेक्टिन एक टिश्यू प्रोटीन है, फीटल टिश्यू, पहले लिखो, कहां बंद कर रहे हो। फाइब्रोनेक्टिन इज ए, पहले लिखना पड़ेगा ना, फीटल टिश्यू प्रोटीन। फीटल की स्किन के ऊपर, टिश्यू का मतलब स्किन के ऊपर होती है। जब फीटस 20 वीक से छोटा होता है तो वैसे ही झड़ती है स्किन से, तो झड़ेगी तो कहां जाएगी? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल कौन है? एमनियोटिक कैविटी में। तो 20 वीक से पहले करोगे तो फाल्स पॉजिटिव आएगा, और बेबी मैच्योर कब हो जाता है? 37 वीक पे। तो 37 के बाद करोगे तो भी चलेगी, क्योंकि वर्निस केसियो से झड़ता है, क्या रेन्यू को झड़ता है, सेट आउट होता है, उसके साथ साथ ये भी झड़ती है। तो 37 के बाद करोगे रिजल्ट गलत आएगा, 20 से पहले करोगे रिजल्ट गलत आएगा। तो क्वेश्चन पहला ये है, फाइब्रोनेक्टिन कब करना चाहिए? आफ्टर 20 एंड बिफोर 37, दोनों सही है। पूरा ये स्टेटमेंट है, 20 वीक से लेकर 37 के बीच में करना चाहिए। तो फाइब्रोनेक्टिन एक टिश्यू प्रोटीन है, बिफोर 20 वीक, 20 का मतलब 20, पता है। आफ्टर 37 वीक fetal tissue protein present। अरे सुन लो पहले बात, तुम्हें क्यों ज्ञानी हो, बट मैं इस मामले में थोड़ा अल्ट्रा ज्ञानी हूं, सुन लो। 20 वीक से पहले करोगे, 37 के बाद करोगे तो फीटल टिश्यू प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, अगर आपने किया तो फाल्स पॉजिटिव आएगा। नहीं करना इस दौरान, ऑलवेज फीटल टिश्यू प्रोटीन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी, तो तुम्हें करना नहीं है। फाल्स मतलब कहने का मतलब ये कौन सा इंडिकेशन है कि 20 वीक से पहले करोगे, 37 के बाद करोगे तो फायदा नहीं है, फाल्स पॉजिटिव आएगा। मैं ये कह रहा हूं, तो अपना ज्ञान क्यों बता रहे मुझे, समझ आया आप? तुरंत गलतियां निकालने के लिए तुम निकालो, बस पढ़ के आओ। तुम कुछ भी करो, किसी भी कुछ भी डाउट पूछो, कितना भी परेशान करो, लेकिन पढ़ो। पढ़े बिना तो कुछ डाउट तो है नहीं, पता तो भी नहीं है, एस्ट्राडियोल का फुल फॉर्म नहीं पता, अनकंजुगेट है कि कंजुगेट, इतना लिख लिया बेवकूफ। क्या? अरे भाई अभी तो फाल्स पॉजिटिव है, प्रोसीजर इज बाकी है, प्रोसीजर इज। मेरे को आप इंग्लिश सिखा दो ना, मैं डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प से बात कर लो सीधा। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है कि कमजोरी है, सच में। आगे बढ़े, हो गया ना, ये तो बहुत फास्ट लिख लिया। अब सुनो, ये लो, कौन सी पोजीशंस? हाँ भेजेंगे, लेकिन करना कब है? अब आप वाली बात, अब आपकी बात, इस दौरान करना है। फिर कहाँ भेजेंगे? लैब। इफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, हो सकता है प्रेजेंट अगर बाई चांस, तो चांस ऑफ प्रीटर्म लेबर विद इन 1 वीक, कितने वीक में डिलीवरी हो सकती है? चाहे वो 28 वीक की क्यों ना प्रेग्नेंट है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो 7 दिन के अंदर, मतलब टिश्यू सेट आउट होना शुरू हो गया, इसका मतलब बेबी डिलीवर होने वाला है। 7 दिन के अंदर क्या हो सकती है? डिलीवरी हो सकती है, चांस ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो सीधा क्वेश्चन आता है, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? प्रीटर्म लेबर के असेसमेंट के लिए, क्वेश्चन यही आता है, प्रीटर्म लेबर के असेस। और अगर नेगेटिव आता है तो कोई रिस्क नहीं है, कैरी ऑन, बस। अरे नहीं हुआ बाबू, रुक, ऐसे मत कर, बस बस स्लाइड ऑन। मैं चाहता हूँ टॉपिक खत्म करके उठते हैं अपन यहाँ से। कल आते ही सीधा लेबर, प्लीज सॉरी, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे पता है तुम्हारी चपाती ठंडी हो रही है, मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ाना पसंद है। इसको संघर्ष नहीं बोलते, संघर्ष पहले था, हो गया ना, इसको संघर्ष देखो, ये हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, नींद वाला टेस्ट, बस ये होते ही खत्म।
इसको बोलते, सुन लो इतना ही आएगा। वाइब्रो अकाउस्टिक स्टिमुलेशन क्या होता है, नींद का पता करते हैं, हार्ट रेट बढ़ती है, कम सुन लो। एप्लीकेशन ऑफ द वाइब्रेटरी साउंड, यहाँ पर वाइब्रेटरी साउंड लगाते हैं, स्टिमुलेट किया जाता है एब्डोमेन प्रेग्नेंट वुमेन को, फिटल हार्ट रेट चेक की जाती है, उससे बच्चा जागता है, हार्ट रेट बढ़ती है, वहां से अंदर कुछ नहीं करना, वहां से वाइब्रेशन लगाते हैं, वाइब्रेशन से बच्चा जागता है, हार्ट रेट बढ़ती है, बच्चा ओके है, नहीं बढ़ता है ओके नहीं है। ये स्लिप टेस्ट होता है जो कि आपने साइकेट्रिक में पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं वाइब्रो अकाउस्टिक, वही ऐसे। बस हो गया। कल से पढ़ेंगे लेबर, कल से क्या पढ़ेंगे,